नमस्कार, बुकोपीडिया में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। ये देख लीजिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की लिखी हुई कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट, यानी कि सांप्रदायिक गतिरोध और उसको सुलझाने का तरीका। ये जो पुस्तक है ये सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। इसकी कीमत है 90 रुपये और इसका फॉरवर्ड लिखा है M.G. भगत ने। M.G. भगत जो हैं वो फॉर्मर एडिटर हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। इसका पब्लिशर्स नोट जो लिखा है वो शांति स्वरूप बौद्ध जी ने लिखा है और इसके 3 एडिशन छाप चुका है सम्यक प्रकाशन। पहला एडिशन आया 2016 में, दूसरा आया 2018 में और तीसरा है 2023 में। 90 रुपये इसकी कीमत है। छोटी सी बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक को शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूँगी। एक दर्शक ने प्रश्न किया कि आपके दिमाग में किताबों से संबंधित ये चैनल चलाने का आइडिया कैसा आया। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी और सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि दुनिया में कोई भी आइडिया यूनिक नहीं होता। हमारी जितनी भी नॉलेज होती है वो बोरोड नॉलेज होती है, उधार की नॉलेज होती है। जैसे आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी कि किसी बच्चे को, किसी शिशु को अगर छोड़ दिया जाता है जंगल में तो वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगता है। तो इसका मतलब हम जो चलना, बोलना, भाषा, लिखना, पढ़ना सब कुछ सीखते हैं वो दूसरों से सीखते हैं। इसलिए हमारी सारी नॉलेज जो होती है वो उधार की होती है, दूसरों से ली हुई होती है। ऐसे बहुत सारे चैनल चलते हैं यूट्यूब पर जो बुक रिव्यूज़ करते हैं, मतलब बुक्स के बारे में बताते हैं, रिव्यू बताते हैं कि बुक अच्छी है या बुरी है। बुक एनालिसिस भी करते हैं, किताबों का विश्लेषण करते हैं, किताबों की समरी भी बताते हैं। तो मेरा जो चैनल है वो तीनों का ही मिक्सचर है। इसमें बुक एनालिसिस भी है, बुक रिव्यू भी है, बुक समरी भी है। और क्योंकि ये जो प्राचीन पुस्तकें हैं जो हमारी आज़ादी के समय की हैं और बहुत महान शख्सियतों की हैं, इनका तो मैं रिव्यू करने की सोच भी नहीं सकती। रिव्यू करने का मतलब होता है आकलन करना। तो इनके बारे में तो क्या आकलन किया जा सकता है। मेरी बौद्धिक स्तर ही इतना नहीं है कि मैं इस बात को अच्छा या बुरा कह सकूं। मैं इनका केवल आपको समरी बताने का प्रयास करती हूँ। एक और प्रश्न एक व्यक्ति का आया था कि आप अपना इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देती हैं। क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन हर वीडियो में दूँ, रिपीट करूँ, उससे कोई लाभ नहीं है। मेरा मानना ये है कि ये जो चैनल है वो किताबों को जो है प्रमोट करने के लिए होना चाहिए, किताबों के बारे में रुचि जगाने के लिए होना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा था कि मैं रीडिंग हैबिट कैसे बनाऊं, तो मेरा यही मानना था कि पहले जो है किताबों में इंटरेस्ट, अलग अलग विषयों में इंटरेस्ट जगाना ज़रूरी है। और इस तरह के चैनल मैं उनमें अपने आप को भी शामिल करूँगी। मेरे जैसा चैनल हो या आजकल बुक्स, ऑडियो बुक्स भी आती हैं। जब आप उनमें रुचि लेना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो अपने आप आपका पढ़ने का भी मन करने लगेगा और आप जो है अपनी जो है रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। इसके एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इस चैनल की प्लेलिस्ट होती हैं, प्लेलिस्ट में आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो मैंने इस चैनल के शुरू करने से पहले बनाई थी। उसमें भी मैंने 15 वीडियोस शेयर किए हैं अलग अलग किताबों के। वो किताबें जो ज़्यादातर हैं वो फ़िक्शन किताबें हैं, मतलब लेखकों की लिखी हुई किताबें हैं। उनमें 1-2 वीडियोस में मैंने अपनी जर्नी भी शेयर की है, जिसको मैंने इस चैनल के पोस्ट में भी डाला था। और उस जर्नी में मैंने बताया था कि कैसे अंधभक्ति से मैं एक बैलेंस्ड इंसान के रूप में पहुंची हूं। और हुआ ऐसे कि जिस चीज़ में सबका भला ना हो, जिस चीज़ में किसी एक पक्ष का भला हो, वो चीज़ बेकार ही होती है। तो जब मैं राइट विंग चैनल्स को देखती थी, क्योंकि हमारी मीडिया ही हमें उस तरफ खींच के लेके जाती है, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमें उस तरफ खींच कर लेके जाती है कि आप जो है एक तरफ की बात सुनते रहें। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को देख के हम जो है यूट्यूब देखने लग जाते हैं और यूट्यूब पे भी वैसा ही कंटेंट आने लग जाता है। तब मैंने देखा कि जो भारत का राइट विंग यूट्यूब कंटेंट है वो सारा का
का सारा इस तरह से प्रभावित था कि सारे चैनल्स जो हैं ब्राह्मण चला रहे थे, जिनके सरनेम्स होते हैं तिवारी, अत्री, दीक्षित, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, इस तरह के जो लोग हैं यही यूट्यूब चला रहे थे। और ये किस तरह की बात करते थे कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ ब्राह्मण और सवर्ण जाति के पुरुषों के हित की बात करेंगे, ये महिलाओं के हित की कोई बात नहीं करेंगे, महिलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं होने देंगे। ये फेमिनिज़्म का मजाक उड़ाते थे लगातार, और ये इस्लाम की निंदा करने की बजाय, इस्लाम एज अ मज़हब उसके लिए क्रिटिकल होने की बजाय मुसलमानों की निंदा करने लग जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है कड़ी निंदा की, हिंदू धर्म है उसकी पूरी अच्छी तरह से छान पटक करके उसकी पड़ताल की। उन्होंने हिंदुओं को भी कड़ी फटकार लगाई इस ऊंच नीच और भेदभाव में बांधने में, और महिलाओं की जो दुर्दशा उन्होंने कर रखी है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो अपने मन में नफ़रत नहीं पालते थे। तो इस तरह से जो नफ़रत फैलाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल सही नहीं होती। इस्लाम मज़हब को आप समझ सकते हैं, उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन जो नफ़रत फैलाई जा रही है आधी दुनिया से वो तो बहुत गलत है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग ईसाई हैं, सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले ईसाई हैं। तो राइस बैग कह के जो है आप अगर उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का मजाक तो वैसे ही उड़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो उनको ही गलत बता रहे हैं। और कुछ मूर्ख ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि राइस बैग कन्वर्ट वाला जो मजाक है वो असल में हिंदुओं के ऊपर उल्टा पड़ रहा है, वो आसमान पे थूकने जैसा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि राइस बैग कन्वर्ट का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने चावल के बदले अपना धर्म बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म की कीमत चावल की बोरियों से भी कम लगाई लोगों ने, कि उसके बदले धर्म बदल दिया। तो ये मजाक जो है ये आसमान पे थूकने जैसा है। दूसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में, दूसरे नंबर का जो धर्म है वो इस्लाम ही है। और इस्लाम धर्म जो है, अगर आप मुसलमानों से नफ़रत करते चले जाएंगे तो आप जानते भी नहीं हैं उन लोगों से नफ़रत करेंगे। आप सऊदी अरेबिया से नफ़रत करेंगे, यूएई से नफ़रत करेंगे, ओमान से नफ़रत करेंगे, कतार से नफ़रत करेंगे। क्या मतलब है? पाकिस्तान में रहने वाले लोग क्या आम लोग नहीं हैं? बांग्लादेशी क्या आम लोग नहीं हैं? भारत में रहने वाले क्या आम लोग नहीं हैं? हर किसी ने हथियार नहीं उठाया हुआ, हर कोई कट्टरता में विश्वास नहीं रखता, हर कोई आतंकवादी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों से, इस नफ़रत से बचना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि राइट विंग एक सही आइडियोलॉजी नहीं है, और मैं धीरे धीरे जो है एक बैलेंस्ड इंसान के रूप में खुद को बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हर व्यक्ति बनकर तैयार तो उसको माँ बाप कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो चरित्र निर्माण है वो व्यक्ति खुद ही करता जाता है। और अच्छा चरित्र क्या होता है? जो सबके फ़ायदे की बात सोचे, जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात करे, वही व्यक्ति अच्छा चरित्र होता है। और अच्छा चरित्र बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छी आदतें डालना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी कोशिश यही है कि सभी लोग जो बाबा साहब कहते थे कि राष्ट्र निर्माण के लिए लगें, और राष्ट्र निर्माण संभव ही नहीं है चरित्र निर्माण के बिना। तो ये था मेरा छोटा सा मोनोलॉग। अब इस पुस्तक को शुरू करते हैं। पहले पब्लिशर्स नोट है जो शांति स्वरूप बौद्ध जी ने लिखा है। मैं पहले भी कई पुस्तकों में ये नोट पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ूंगी। इसका सार मैं आपको बता देती हूँ। इसका सार केवल इतना है कि भारत का इतिहास जो है ऐसे भांडों ने लिखा है, ऐसे गायकों ने लिखा है जो राजाओं के दरबार में ढोल पीटते थे और राजाओं की छोटी छोटी बातों की बहुत बढ़ा चढ़ा के उच्च प्रशंसा करते थे, और हमें लगता था कि वो राजा ही असली नायक हैं, और असली नायक जो हैं भारत के, उसको हम एक तरह से नज़रअंदाज करते रहे। सच्चा इतिहास जानने के लिए सच्चे नायकों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आगे बाबा साहब का नोट आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे कि राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है चरित्र निर्माण के बिना, और कम्युनल डेडलॉक उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बीच के कुछ पृष्ठ जो हैं वो मुश्किल है समझने। मैंने अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश की है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे और गहराई से समझना चाहें तो इस पुस्तक को मंगा भी सकते हैं। इसकी कीमत केवल 90 रुपये है, और भी चैनल्स को चेकआउट कर सकते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों को किस तरह से बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके एंड नोट में लेके जाऊंगी। एंड नोट बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंड नोट से ना हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी।
एंड नोट भी इसका एमजी भगत जी ने ही दिया है और एमजी भगत जी के बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। पहले इसमें लिखा है, एंड नोट में बताया है कि कंस्ट्रक्टिव सजेशन क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव सजेशन ये होता है कि हम कोई ऐसा आइडिया दें जो तर्क के आधार पर भी अच्छा बनता हो और जिसकी क्वालिटी कभी खत्म ना हो सकती हो। हायर कास्ट यानी उच्च जाति के लोगों को लगता था कि नीची जाति के शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं वो कोई भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन जो भारत के लिए दे ही नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ये साबित कर दिया कि बुद्धिजीवी वर्ग हर समुदाय में हो सकता है अगर उसे सही मौके मिले और सही ईमानदारी से उनकी बातों को आगे रखने का मौका दिया जाए। फैलेसी का मतलब होता है मिसलीडिंग, यानी कि गलत बातें बताना, झूठ बताना। तो भारत सरकार को, भारतीयों को ये उम्मीद थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कि वो जो है कम्युनल डेडलॉक यानी सांप्रदायिक गतिरोध का समाधान करेंगे और भारत के लिए एक अच्छा संविधान रच के देंगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि ये एक बहुत ही ग्रॉस फैलेसी है, मतलब ये एक तरह से झूठ है जिसे हम माने बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ब्रिटिश सरकार हमारी मदद नहीं करेंगे। ब्रेक डाउन क्लॉज क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत सरकार ने, पहला संविधान 1919 में बनाने की कोशिश की थी जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते थे। दूसरी बार कोशिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें राजनीतिक समझौते पे पहुंच ही नहीं सकी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लेके। बॉम्बे का अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का 1915 में, जिसे कांग्रेस ने अटेंड किया और बहुत कोशिश की कि ये संविधान पर दोनों की सहमति बन सके, लेकिन कांग्रेस के भी उस समय नरम दल और गरम दल के दो सदस्य थे, दो धड़ थे जो आपस में जुड़ गए और 1916 में जो है उन्होंने ये कोशिशें शुरू कर दी। 1919 एक्ट जब ऑपरेट हुआ, यानी कि 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब लागू हुआ 1921 आ चुका था, और 1921 में जो मॉन्टागोज चैलेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, मतलब संवैधानिक रूप से कोई ऐसा चीज़ नहीं बता पाए जिससे लोग संतुष्ट हों। ड्यूअल गवर्नमेंट, दोहरी जो सरकार थी, उसका रवैया अपनाया गया कि हम जो है दोहरी सरकार चलाएंगे, मतलब द्विशासन चलाएंगे। भारत में भारतीयों का भी शासन होगा और उसके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी शासन होगा, लेकिन भारतीय इस पक्ष में नहीं थे। ब्रिटिश सरकार को सामना करना पड़ा असहयोग आंदोलन का, और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग बना लो, तुम संविधान तो बनाओ, तो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी का सोचते हैं। तो भारत के लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया और उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन दिया कि हम एक फेडरल उसकी तरह काम करेंगे, यानी कि राज्य भी होंगे और केंद्र सरकार भी होगी। लेकिन ये जो फेडरल फेडरेशन था ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी देने वाला था, यानी कि जो हमारे रजवाड़े थे उनको भी ये पूरी तरह से इजाज़त हो कि वो अपने आप को अलग कर सके भारत से या इलेक्शन लड़ सकें। 1937 के इलेक्शन में इस बात को लेकर जो है कांग्रेस राजी नहीं हुई और कांग्रेस ने जीतने के बावजूद अपनी सभी सीटों से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की बात से जो है मुस्लिम लीग प्रसन्न हुई कि चलो ठीक है ये लोग चले गए, लेकिन लोगों की, जो भारत के लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये ब्रेक डाउन क्लॉज था, कि वो इस बात में नहीं मान रहे थे कि इस तरह से हो कि जो है रजवाड़ों को भी खुली छूट दे दी जाए, द्विराष्ट्र सरकार बन जाए, द्विराष्ट्रवादी सरकार बन जाए, ब्रिटेन की गवर्नमेंट भी यहाँ रहे। तो इस तरह से एक ब्रेकडाउन था कि हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। अब लैटिन अमेरिका के बारे में बताया गया है कि लैटिन अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी वो देश हैं जो पुर्तगाली और स्पेनिश भाषा बोलते हैं। क्रिप्स प्रपोजल के बारे में बताया गया है एंड नोट्स में। इस एंड नोट्स को समझने के बाद ही आपको ये पुस्तक समझ में आने की संभावना है। क्रिप्स प्रपोजल क्या था? इंटरनेशनल कंपल्शन था, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से दबाव था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है जो 1939 से 1945 के बाद चला था, उसमें ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ गया था कि वो कांग्रेस के साथ सहमति बनाए। और 8 अगस्त 1940 को जब ब्रिटेन की जंग हुई तो लॉर्ड लिंगिनथो वायसराय भारत के सामने जो एक प्रस्ताव रखते हैं जिसे अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। द कांग्रेस रिजेक्टेड द ऑफर, कांग्रेस ने वो ऑफर जो है अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें जो है
ये प्रावधान था कि जब तक मुस्लिम लीग को कोई बात स्वीकार नहीं है, कोई भी संवैधानिक स्कीम, संवैधानिक योजना लागू ही नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग ने भी अगस्त ऑफर को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें 1940 अगस्त 1940 में ये वायदा नहीं किया गया था कि पाकिस्तान बनवा दिया जाएगा। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकल डेडलॉक ले आई, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में तन गए थे। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उन्होंने 11 मार्च को सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा, जो कि वहाँ के ब्रिटेन की जो लड़ाई थी उसके वॉर कैबिनेट के मेंबर थे। वो भारत के संविधान के लिए भारत में आए और उन्होंने अपने कुछ प्रपोजल्स दिए। उनका प्रपोजल ये था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा जब युद्ध खत्म होता है। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि भारत आज़ाद तो रहेगा, लेकिन ब्रिटेन सरकार के अधीन रहकर ही वो आज़ाद रहेगा, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं, जिसे स्वायत्तता कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंस, लेकिन उसके अंडर। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का गठन किया जाएगा और संवैधानिक सभा के मेंबर्स जो हैं निचले सदन से होंगे इंडियन लेजिस्लेचर में, और जो प्रिंसली स्टेट होंगे, मतलब जो रजवाड़े हैं, वहाँ पर भी उनका जो राजा है वो अपना अपना एक नुमाइंदा भेज सकेगा नए संविधान के गठन के लिए। और देयर वुड बी फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट। फेडरेशन होगा, यानी कि दो तरह के राज्य होंगे। कुछ राज्यों को ब्रिटिश शासित यानी ब्रिटिश इंडिया कहा जाएगा, बाकियों को भारतीय राज्य इंडियन स्टेट्स कहा जाएगा, और कुछ राज्य ऐसे होंगे जो डोमिनियन स्टेटस सेपरेटली भी स्वीकार कर सकते हैं, मतलब वो भारत के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन वो ब्रिटेन के अंदर रहते हुए भी जो है अपना अलग स्टेटस बना सकते हैं। इसके बाद जो है क्रिप्स ने क्या प्रपोजल दिया कि जो ब्रिटेन की जो राजा हैं या रानी हैं, हिज मैजेस्टीज कहा जाता था, तो हिज मैजेस्टी की जो सरकार है उसमें जो है सभी तरह की कवरिंग ऑल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हिज मैजेस्टी की सरकार जो है भारत को जो ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ सौंपेगी सरकार चलाने की, वो किस तरह से सौंपी जाएंगी इसमें तय होगा। प्रोविजन वुड बी मेड फॉर द प्रोविजनल ऑफ, तो वो तय करेंगे कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी संरक्षण कैसे किया जाए। और शुरू के जो लड़ाई के साल हैं उसमें वायसरॉय की वही पोजीशन बरकरार रहेगी जो कि पहले थी। लड़ाई से पहले जो वायसराय की पोजीशन थी भारत में, वो भारत में बरकरार रहेगी। ब्रिटेन सरकार भारत को वायदा करती है कि वो भारत की रक्षा करेगी, लेकिन भारत को अपनी रक्षा के लिए मिलिट्री भी खुद जुटानी है और मिलिट्री रिसोर्सेज मतलब हथियार भी खुद जुटाने हैं। सारी जिम्मेदारी खर्चा करने की भारत सरकार की है और ये कॉपरेशन लिया जाएगा। रेजिड्यूरी पावर्स यानी कि बची खुची पावर्स का क्या होगा, ये सब तो हो जाएगा। भारत की जो संसद है उसको 97 सब्जेक्ट्स के मामले में एक्सक्लूसिव पावर्स दी जाएगी, जिसे यूनियन लिस्ट कहा जाएगा, जिसमें कि डिफेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा, फॉरेन पॉलिसी होगी। और पार्लियामेंट जो है 47 सब्जेक्टों पे कानून बना सकती है, जो कि कंकरेंट लिस्ट में होंगे। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जो कि राज्य सरकारों पर भी लागू है और केंद्र सरकार पर भी लागू है। अगर यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी बात को लेकर ठग जाती है तो केंद्र सरकार की बात जो है ऊपर रखी जाएगी। रेजिडुअरी पावर्स पार्लियामेंट के पास होंगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी मामले में जो कानून है वो पार्लियामेंट बनाएगी। 3 तरह की लिस्ट हो जाएंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, और तीसरी लिस्ट है कंकरेंट। ये तो अभी तक है कंकरेंट, मतलब दोनों जिस पे कानून बना सकती हैं। तो इसके बारे में यूनाइटेड इंडिया बताया गया कि यूनाइटेड इंडिया क्या था। ब्रिटिश जब भारत से गए 1947 से पहले जो भारत का देश था वो यूनाइटेड इंडिया कहा जाता था। मतलब जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था उसे यूनाइटेड इंडिया कहा जाता है। वो किस तरह से बना हुआ था आपको बताते हैं। उसमें प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट थे। प्रोविंसेस उन इलाकों को कहते थे जो ब्रिटेन सरकार के सीधे अंडर में आते थे, और प्रिंसली स्टेट वो थे कि जो
रजवाड़े थे, राजा लोग थे, और जो राजा हैं उनके यहाँ पे भी एक नुमाइंदा, एक गवर्नर जो है ब्रिटेन सरकार का होता था। मतलब वो स्वतंत्र थे, भारत का हिस्सा नहीं थे। ऐसी 623 रियासतें थी। प्रोविंसेस वर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो प्रोविंसेस पे तो डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल ही राज करते थे। और किस तरह से राज करते थे, या तो अपना चीफ कमिश्नर भेजते थे या वायसराय भेजते थे। और प्रिंसली स्टेट पर कैसे राज होता था, प्रिंसली स्टेट पे आनुवंशिक राजा राज करते थे जिनको ब्रिटेन ने मान्यता दी होती थी, और ये लोकल ऑटोनॉमी चलाते थे, मतलब लोकल गवर्नमेंट अपनी चलाते थे। तो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत 15 प्रोविंसेस आते थे। 15 प्रोविंसेस में है अजमेर, मारवाड़, आसाम, बलूचिस्तान, बंगाल, बिहार, बम्बई, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ओडिशा, पंजाब, सिंध, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ब्रिटिश इंडिया में 623 रजवाड़े थे जिन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जा सकता है। तो प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। तो ये इसमें क्या होता था कि ब्रिटेन का एक पॉलिटिकल एजेंट, एक राजनीतिक नुमाइंदा गवर्नर के रूप में उसके अंदर रहता था, मतलब उस रजवाड़े के अंदर रहता था। और ये जो प्रिंसली स्टेट थे, ये जो मेन रजवाड़े थे, इनमें 623 रियासतों में 4 रियासतें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी थी ये हैदराबाद, बड़ौदा, मैसूर और जम्मू एंड कश्मीर। ये इतनी बड़ी रियासतें थी कि ये डायरेक्टली भारत के गवर्नर जनरल के अंडर थी, मगर इनमें भी अपना अपना राजा था। पुर्तगालियों का भी भारत के कुछ हिस्से पर शासन था। पुर्तगाली गोवा में, दमन और द्वीप और दादर और नागरा हवेली में थे। गोवा तो आपको पता ही है कहाँ है, एक अलग राज्य है। दमन और दीव और दादर एंड नागरा हवेली केंद्र शासित प्रदेश हैं। और फ्रेंच की भी भारत में, फ्रांसीसी लोगों के भी भारत में कुछ इलाके थे, जिसमें से चंदनग्रो, यनम, पौंडीचेरी, कारेक्कल और माहे, ये इलाके हैं। तो भारत और पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हो गया, और जिसमें इस तरह से बंटवारा हुआ कि जो प्रोविंसेस थे, मतलब वो इलाके जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अंदर आते हैं, वो भारत और पाकिस्तान में बंट गए। और प्रिंसली स्टेट्स भी ऐसे ही बंट गए, मतलब जो रजवाड़े थे वो भी इस आधार पर बंट गए। और प्रिंसली स्टेट्स को तो ब्रिटेन ने पाकिस्तान को आज़ाद किया 14 अगस्त 1947 को। और ईस्टर्न विंग, मतलब कि उन्हें बंगाल का हिस्सा दिया गया, असम का कुछ हिस्सा दिया गया और पंजाब का हिस्सा दिया गया, सिंध और बलूचिस्तान, कश्मीर दिया गया। भारत बीच में था, इस तरफ ये पाकिस्तान था, इस तरफ ये पाकिस्तान था। तो यहाँ पर क्या आता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और पंजाब, ये हिस्सा, और इधर आता था बंगाल और आसाम का हिस्सा। तो ये दोनों हिस्से जो हैं पाकिस्तान को रिलीजियस लाइंस पर दिए गए। इनके अंदर जो रजवाड़े थे वो इनमें मिलते चले गए। इस तरह भारत के अंदर जो रजवाड़े थे भारत में मिलते चले गए। और जिन रजवाड़ों के लिए बाद में युद्ध हुआ था वो तो आपको पता ही है, हैदराबाद रियासत के लिए युद्ध करना पड़ा था। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है पवित्र। इतना पवित्र, हिंदू मेजॉरिटी अपने आप को पवित्र समझती थी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदुओं को ये नहीं समझना चाहिए कि जो मेजॉरिटी का वचन है वही शासन होना चाहिए। हिंदुओं को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सर्वसम्मति महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, वो कुछ कह दें वही शासन होना चाहिए। भारत के हर व्यक्ति का इंडिविजुअल जो अधिकार है वो जो है सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। लीग ऑफ नेशंस के बारे में क्या बताया गया है इस एंड नोट में। लीग ऑफ नेशंस क्या थे कि पहला युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में जो जनहानि हुई थी, धनहानि हुई थी, उसके लिए लोगों ने मतलब देशों ने लीग ऑफ नेशंस बना दिया था। लीग ऑफ नेशंस का उद्देश्य ये था कि दुनिया में शांति कायम रहे, लेकिन सांप्रदायिक ताकतें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, हिंसा बढ़ गई, ईर्ष्या बढ़ गई। और इसमें जर्मनी का भी योगदान था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में वो बुरी तरह से बदला लेने के मूड में था और युद्ध में कूद पड़ा। तो लीग ऑफ नेशंस का जो प्लान था कि दुनिया में शांति कायम रहे, वो पूरी तरह से फेल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध भी चल पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया, आपको पता है कि अमेरिका के एक बम ने ही उसे समाप्त किया, नहीं तो वो युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अमेरिका ने वो बम हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में गिराया था। तो ये इसके एंड नोट्स हैं, एमजी भगत ने ये एंड नोट्स लिए हैं। इससे मदद मिलेगी आपको समझने के लिए पुस्तक के बारे में। तो फॉरवर्ड भी एमजी भगत ने लिखा है।
फॉरवर्ड भी 3-4 पेजेस का है। और एमजी भगत का क्या परिचय है कि वो एमए है इंग्लिश में, एमफिल भी किए हैं इंग्लिश में और पीजीडी जर्नलिज्म किए हैं। 21 मई 2016 को उन्होंने फॉरवर्ड लिखा है। तो अब वो लिखते हैं कि प्रेजेंट डेडलॉक, ये जो पुस्तक है वे टू सॉल्व इट, ये एक भाषण है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बम्बई में दिया 6 मई 1945 को। शेड्यूल कास्ट पूरी भारत में जो है इस फेडरेशन को ही अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि मानती थी। और ये बहुत ही सही समय था कि जब भारत के लोग कंस्ट्रक्टिव सजेशन की बात करें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये मानना गलत है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं दे सकते, मतलब एक अच्छा सुझाव नहीं दे सकते भारत को बनाने के लिए। तो इसलिए मैं इस मंच का उपयोग करता हूँ कि मैं कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के बीच में जो डेडलॉक हो रखा है, कम्युनल सांप्रदायिक गतिरोध हो रखा है, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ और संविधान कैसे निर्माण हो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ब्रिटिश इंडिया 1940 में जो है कम्युनलिज्म, 1940 के ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिकता बहुत बढ़ गई थी। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल रहा था, जो भारत के वायसराय थे, 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाना चाहिए। तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, मतलब ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था वेस्टर्न और ईस्टर्न बंगाल। बंगाल की पॉपुलेशन 54 लाख थी और उस समय जो है आधे बंगाल की पॉपुलेशन 54 लाख थी और 31 लाख इस तरफ थी। एक की मुख्य शहर था कलकत्ता और दूसरी तरफ मुख्य शहर था ढाका। और कुछ इलाके आसाम के भी इसमें आते थे जिनमें बंगाली मुस्लिम थे। तो बंगाली डोमिनेटिंग बाय नॉन बंगालीज। तो इस तरह से जो है इस लाइन पर इन्होंने बंटवारा कर दिया। भारत में जो राष्ट्रवाद है वो सबसे पहले और सबसे तगड़ी तरह से जो बंगाल में आया था। आपको पता होगा कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता रहती थी, लेकिन कलकत्ता में ज़बरदस्त राष्ट्रवाद आने की वजह से जो है ब्रिटिश को अपनी राजधानी बदल कर दिल्ली लानी पड़ी थी। और इसलिए जो है राजनीतिक कारणों से बंगाल के विभाजन को मंजूरी दी गई, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, किन्होंने, जो कि लॉर्ड कर्जन होते थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर बंगाल इकट्ठा रहा तो वो हिंदुस्तानियों की एक ताकत है, लेकिन अगर बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो बंगाल चारों तरफ दौड़ता फिरेगा। मतलब बंगाल की जो शक्तियां हैं, बंगाल में जो शक्तियां हैं वो चारों दिशाओं में इसको खींचेंगी और इस तरह से एकता टूट जाएगी। तो भारत के जो राष्ट्रवादी थे वो इस बात को समझ गए थे और उन्होंने बंगाल विभाजन की कड़ी निंदा की, मगर वो कुछ कर नहीं पाए। और इस तरह से जो है स्वदेशी का उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू किया। बंगाल विभाजन तो हो ही गया और स्वदेशी बायकॉट, इस तरह की चीज़ें चलने लगी। अंग्रेज़ों को 1857 की क्रांति के बाद ये पूरी तरह से समझ में आ गया था कि अगर भारत में उन्हें अपना शासन लंबा करना है, भारत को और निचोड़ना है, तो भारत में जो सांप्रदायिकता है उसके बीज उन्हें बोने पड़ेंगे। तो राष्ट्रवाद को बांटने के लिए उन्होंने बांटो और शासन करो की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की राजनीति शुरू की। और इसी तरह की राजनीति आगे बढ़ते बढ़ते, ये सांप्रदायिकता आगे बढ़ते बढ़ते इसने जन्म लिया मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। जैसा कि अंग्रेज उम्मीद करते थे, मुस्लिम लीग जल्दी ही प्रतिनिधि बन गई और राष्ट्रवाद पर जो है मुस्लिम लीग ने चोट करना शुरू कर दिया। इससे कांग्रेस की जो गतिविधियां थी भारत को आज़ादी दिलाने की, उस पर काफ़ी चोट पहुंची। लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे, उनकी मदद से जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की तो मंजूरी दे दी गई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब जहां पर अल्पसंख्यक हैं, जहां पर मुसलमान हैं, वहां पर जो वोट पड़ेंगे वो केवल मुस्लिम ही डालेंगे और जो कैंडिडेट होगा वो भी मुस्लिम ही होगा। तो अलग निर्वाचन क्षेत्र की ये इजाज़त दे दी गई थी। और ये जो रिफॉर्म है, ये जो बदलाव था, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसे जानबूझकर मुस्लिम लीग को अपीज़ करने के लिए ही दिया गया था, ताकि रिफ्ट एंड क्लिफ्ट यानी कि दरार और खाई और बढ़ती रहे दोनों समुदायों के बीच में। इसके बाद में आता है लखनऊ समझौता, जो कि कांग्रेस और लीग के बीच में हुआ था 1916 में। इसमें का जो मूवमेंट था, खिलाफत मूवमेंट था, इसका आउटकम, मतलब जो ये समझौता था 1916 का, इसका आउटकम खिलाफत मूवमेंट था। कांग्रेस ने कम्युनल इलेक्टोरेट को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी जो है
सांप्रदायिकता और कड़वाहट बढ़ती ही गई। तो कांग्रेस ने ये बात स्वीकार कर ली कि चलो तुम अपने अलग से इलाके ले लो, उन इलाकों में तुम अपना ही कैंडिडेट खड़े करो, अपने ही लोगों से या मुस्लिमों से ही वोट डलवाओ, लेकिन फिर भी सांप्रदायिकता रुकने का नाम नहीं ली। कम्युनल डिवाइड कंटिन्यू टू लास्ट एज द मुस्लिम लीग रेज द डिमांड फॉर पाकिस्तान। सांप्रदायिकता बढ़ती ही चली गई और 1930 में पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर डाली और 1940 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने खुले मन से इसकी मांग की। दूसरा विश्व युद्ध जो है सितंबर 1939 में शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने पूरा मौका उठाया कि भारत की जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको लगातार कांग्रेस के खिलाफ रखा जाए। तो आप समझ रहे हैं, ब्रिटेन अपना शासन लंबा करना चाहते थे। ब्रिटेन ने जितनी धन दौलत बनाई थी वो भारत से लूट लूट कर ही बनाई थी। भारत की जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, उनका उपयोग करके ही बनाई थी। आज भी ब्रिटिश के म्यूज़ियम में अधिकतर चीज़ें जो हैं भारत से चुराई हुई, भारत से ले जाई हुई ही रखी हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे महंगी करेंसी डॉलर है। नहीं, दुनिया में आज भी सबसे महंगी करेंसी पाउंड ही है और ब्रिटेन ने ये दौलत भारत को लूट लूट कर ही हासिल की थी, भारत जैसे उपनिवेशों को लूट लूट कर हासिल की थी और ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा उपनिवेश ही भारत था। तो सबसे बड़ा देश जिस पर कब्जा था वो भारत ही था और भारत में अपना शासन लंबा खींचने के लिए 1857 के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ेंगे तो हम कभी भी इस उपनिवेश को गंवा सकते हैं, इस कॉलोनी को गंवा सकते हैं। तो उन्होंने कम्युनलिज्म के सांप्रदायिकता के बीज बोने शुरू कर दिए और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की हर बात मानी जाती थी, लेकिन फिर भी सांप्रदायिकता बढ़ती ही गई। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात को भी स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन फिर भी 1940 में जाके लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की खुले तौर पर मांग कर दी। आगे बताते हैं कि ब्रिटेन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में खाई बनाए रखी और जब British government made an effort to put the religious minorities and princes against the Congress। ब्रिटेन सरकार ने क्या कोशिश की कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि मुस्लिम लीग और उसके अलावा जितने भी राजा हैं उसको कांग्रेस के खिलाफ कर दिया जाए। इस तरह के माहौल की वजह से कांग्रेस ने अपनी जीती हुई सीटों के बावजूद 1937 में सभी सीटों से त्यागपत्र दे दिया, मतलब विरोध में त्यागपत्र दे दिया। वायसरॉय इस बात से और भी खुश हो गए और उन्हें इस वजह से काफ़ी प्रोविंसेस का कब्जा मिल गया, यानी कि कांग्रेस पीछे हट गई तो उनका कब्जा और मजबूत हो गया। मिनिस्ट्रीज जो थी पंजाब, बंगाल और सिंध की, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया और इसलिए उन्हें सरकार की गुडविल मिली। पंजाब, बंगाल और सिंध, मतलब जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग थी वहाँ वहाँ जो है उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया तो उन्हें इसका फ़ायदा हुआ। लीग वाज जुबिलेंट, जो लीग थी, मुस्लिम लीग थी, बहुत खुश थी कांग्रेस के रेजिग्नेशन से और उन्होंने ब्रिटेन सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। इट ऑल्सो सेलिब्रेटेड द डे ऑफ कांग्रेस रेजिग्नेशन एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस। कांग्रेस के जिस दिन कांग्रेस ने रिज़ाइन किया था उस दिन उन्होंने थैंक्स गिविंग या उद्धार का दिन बनाया मुस्लिम लीग ने। 1940 में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, एक प्रस्ताव पास कर दिया और कहा कि हम भारत का विभाजन चाहते हैं और पाकिस्तान बनाने की मांग रखते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्रिप्स मिशन ने कहा था कि आगे निकट भविष्य में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन लीग ने क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया क्योंकि क्रिप्स मिशन ने कोई भी ऐसा प्रपोजल, ऐसा प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं किया था कि पाकिस्तान बनने की इजाज़त दी जाएगी या सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाएगा मुसलमानों को, यानी कि मुसलमान ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो भारत का हिस्सा होना चाहेंगे या पाकिस्तान का। हिंदू महासभा ने भी क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उसके रिजेक्शन का कारण था कि क्रिप्स ने जो है पार्टीशन की बीज बो दिए थे और उसको लगता था कि आगे ये पार्टीशन की बात को स्वीकार कर लेंगे। मतलब क्रिप्स मिशन में सीधा स्वीकार नहीं किया था पार्टीशन को, लेकिन हिंदू महासभा को पार्टीशन से डर लग रहा था कि नहीं, हम पार्टीशन नहीं होने देना चाहते। सिख, एंग्लो इंडियन और इंडियन क्रिश्चियन, भारत के जो सिख थे
ईसाई थे या आधे अंग्रेज और आधे हिंदुओं के, जो हिंदुस्तानियों के जो वंशज थे, उन्होंने भी, और जितने भी लेबर लीडर्स थे, जितने भी कामगारों के लीडर थे, उन सब ने भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो प्रिंसली स्टेट्स यानी जो रजवाड़े थे, उन्होंने जो है कहा कि हम जो हैं अपने, उन्होंने कहा कि हम जो अपना राजा हमारे अंडर है उसका रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे संविधान बनाने के लिए। तो कांग्रेस ने ये कहकर भी अस्वीकार कर दिया कि हमें नॉन एसेशन ऑफ प्रोविंसेस स्वीकार नहीं है। नॉन एसेशन का मतलब है कि हमें ये बात स्वीकार नहीं है कि सभी राजे रजवाड़ों को ये हक दे दिया जाए कि वो भारत में मिले या ना मिले। तो उनका मानना ये था कि अगर ये अधिकार दे दिया गया सभी राजे रजवाड़ों को, तो भारत देश तो रह ही नहीं जाएगा। 623 रियासतें हैं, अगर सभी को ये हक मिल गया नॉन एसेशन का कि उनके पास अधिकार है कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहे ना जुड़ना चाहे, तो ये देश आज़ाद कहाँ हुआ, ये तो हज़ारों देश बन जाएंगे। तो इस तरह से कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई वायसराय लॉर्ड वेवल के लिए, और उन्होंने लिंगथो को अक्टूबर 1943 में भेजा इस मामले को शांत करने के लिए। पहले उन्होंने सांप्रदायिक गतिरोध को शांत करने की कोशिश की, और कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज 1939 में पहले ही रिजाइन दे चुकी थी, और दूसरा जो है ये वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ब्रिटेन सरकार वातावरण बनाने की कोशिश कर रही थी कि चलो हम बात करते हैं, अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सांप्रदायिक गतिरोध इतना बढ़ चुका था, आपस में कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि वेवल का प्लान भी नहीं चल सका, और वेवल ने प्रस्ताव रखा कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं भारत को। मतलब भारत पूरी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र नहीं रहेगा, ब्रिटेन सरकार के अधीन ही रहेगा। और इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग भी एक अलग देश चाहते थे, वो भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे। उसके बाद क्लेमेंट एटली आते हैं, जो ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन में जो है भारत के सामने ये कह दिया कि हाँ, हम भारत को आज़ाद करेंगे और हम सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए तैयार हैं। और इसके लिए भारत के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सत्ता का हस्तांतरण किस तरह होगा। कैबिनेट मिशन की स्थापना कर दी गई 1946 में, और बहुत सारे नेताओं से डिस्कशन शुरू हो गया। तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था? पैट्रिक लॉरेंस शामिल था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिन्होंने पहले क्रिप्स मिशन दिया था। प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी कि वो व्यापारियों के बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, ये एडमिरल थे, लॉर्ड थे। तो कैबिनेट मिशन शुरू हो गया। फेडरल प्लान बनाया गया। रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब कि छोटी छोटी जगहों को स्वायत्तता देने की भी बात की। ब्रिटिश प्रोविंसेस ने कहा कि हम 3 ग्रुप्स में बांटते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ग्रुप ए में मद्रास, बम्बई, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा शामिल होंगे। ग्रुप बी में 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस शामिल होंगे, जिसको कहेंगे हम पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध। ग्रुप सी में शामिल होगा बंगाल और आसाम। इस तरह से प्रोविंसेस के चीफ कमिश्नर जो हैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग में ग्रुप ए ज्वाइन होगा। ग्रुप बी में क्या होगा कि दोनों ग्रुप्स के जो मेजॉरिटी वोट्स हैं उनसे होगा। मतलब ये ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे किया जाए, ग्रुप ए बी सी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो आगे इसका यही डिस्कशन है कि इस तरह से इन्होंने वोटों का बंटवारा किया, पॉपुलेशन का बंटवारा किया कि कौन सी पॉपुलेशन कहाँ पर, कैसे इनको बांटा जाए, किस तरह से देश को आज़ाद किया जाए, किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। तो इंडियंस वर कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड मूड। तो इंडियंस जो है ये तो सत्ता का हस्तांतरण कर ही रहे थे, लेकिन भारतीयों को पूरी तरह से आत्मविश्वास हो चुका था। पूरी तरह से उनका मूड बन गया था कि अब हम आज़ादी लेकर रहेंगे। 1945 से 1946 के बीच में उन्होंने कहा कि हम विदेशी सत्ता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे लिए अपमानजनक है। और देखिए भारत आज़ाद आखिर में कैसे हुआ था। माहौल बनने लगा था, कमीशन बनने लगा था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बातें होने लगी थी। 1945-46 में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी इस कमीशन बनने के अलावा? लोग, पूरे देश में ऐसा माहौल हो गया था कि अंग्रेज़ों को जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। एक हुई थी नेवल म्यूटिनी, मतलब भारत में जितने भी जंगी जहाज़ी बेड़े थे, यानी कि समुद्री बेड़े थे, उसमें जो नेवी के ऑफिसर्स थे, नेवी के जो लोग थे, उन्होंने एक तरह से
क्रांति कर दी थी, म्यूटिनी कर दी थी, विद्रोह कर दिया था फॉर द रिलीज ऑफ INA प्रिजनर्स। और ये विद्रोह इन्होंने किस लिए किया था कि आज़ाद हिंद फौज के सभी सिपाही जो पकड़ लिए गए थे, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जो पकड़ लिए गए थे उनको सभी को रिहा किया जाए। रिहाई की मांग पर इन्होंने नेवल म्यूटिनी कर दी थी और भारत में जगह जगह हड़तालें होने लगी थी, एजिटेशन विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे थे पूरे देश में, प्रिंसली स्टेट में भी, मतलब राज्य रजवाड़ों के जो स्टेट थे उसमें भी, हैदराबाद, ट्रेवनकोर और कश्मीर भी इसमें पीछे नहीं था। पूरे देश में लार्ज स्केल पर आज़ादी के लिए जो है लोग प्रदर्शन करने लगे थे। लेबर अनरेस्ट हो गया था, मतलब कि जहाँ पर भी फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे वो भी हड़ताल करने लगे थे कि आज़ादी चाहिए। रेलवे के वर्कर्स ने भी स्ट्राइक कर दी थी कि हम तो आज़ादी लेकर रहेंगे। पीजेंट एजिटेशन, किसानों ने भी आंदोलन कर दिया था कि आज़ादी लेकर रहेंगे। तो इस तरह से जो है पूरा भारत एक हो गया था कि हम आज़ादी लेंगे, और हैदराबाद, मलाबार, यूपी, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, हर तरफ से ये बात हो गई थी। इस समय डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि ये जो इंडियंस हैं ये बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और इस सिचुएशन को समझने की कोशिश की, और उन्होंने जो है नेसेसिटी ऑफ ए न्यू अप्रोच, जो इसके चैप्टर चौथा है, कम्युनल डेडलॉक के चैप्टर चौथा है, तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता की जो परेशानी है इसको तो समझना ही पड़ेगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता की परेशानी को सॉल्यूशन देने के, मतलब इसको सॉल्व करने की जितनी भी तरीके हैं या वो एक कायराना तरीका है। वो ऐसा है कि कोई बुली आपको धमका रहा है और आप या तो उस बुली के प्लान पर चलते जा रहे हैं, मतलब कोई गुंडा आपको धमका रहा है या तो आप कायर होकर, कमज़ोर होकर उस गुंडे के प्लान पर चलते जा रहे हैं। जैसे ही कोई कम्युनिटी इतनी ताकतवर हो जाए कि उसे राजनीतिक लाभ मिलने लगे, बार बार छूट मिलने लगे, तो ऐसा होता है कि वो कभी भी न्यायिक स्तर पर नहीं देख सकती कि उसकी लाभ या उसकी छूट सही है या नहीं। वो अपने किसी भी लाभ को मेरिट या डिमेरिट स्तर पर नहीं दे सकती। जब कोई मांग करने लगता है और हम ऐसे गुंडे की मांग मानने लगते हैं तो ऐसी मांगों की, ऐसी छूटों की कोई लिमिट ही नहीं रहती। इशारा मुस्लिम लीग की तरफ है कि मुस्लिम लीग धमकाई जा रही है, चीज़ें मांगी जा रही है और कांग्रेस मानी जा रही है, कोशिश ही नहीं कर रही कि इतना अगर अपीजमेंट, इतना तुष्टिकरण नहीं किया होता तो शायद इस स्तर पर बात नहीं पहुंचती। मुझे तो इसको पढ़ के यही अंदाजा लग रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत गहरा अध्ययन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगाया और फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश की। उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में पहला ये था कि विधायिका में यानी लेजिस्लेचर में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर दूसरा सवाल है एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। तीसरा सवाल है सर्विसेज, नौकरियों में किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। और उनका ये था कि सैद्धांतिक तौर पर किस तरह से होना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया ने किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें केंद्र सरकार और प्रोविंशनल लेजिस्लेचर को बनाना है, मतलब हमें देश बनाना है, कैसे बनाएं। व्हाट अ प्रिसाइज वर्क ऑन द प्रॉब्लम, किस तरह से एक प्रिसाइज होता है जैसे सुई की नोक पे एकदम बिल्कुल सही निशाना जो है उनकी सोच का था कि हम किस तरह से कम्युनल डेडलॉक को, सांप्रदायिक गतिरोध को हटा सकते हैं और इसे राष्ट्रीय समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक तरह से समरी तो इसमें फॉरवर्ड में ही पता चल गई होगी, लेकिन फिर मैं जो है इसके चैप्टर्स आपको बता देती हूँ। इसके चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर्स हैं इसमें, और इसके कुछ चैप्टर्स जो हैं सीटों के बंटवारे पर आधारित हैं, तो उनको मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि सीटों का बंटवारा मुझे समझ में ही नहीं आया कि किस तरह से होगा। तो कम्युनल डेडलॉक एंड वे टू सॉल्व इट, ये है क्या? कम्युनल डेडलॉक ये था कि 1946 में ऑल इंडिया शेड्यूल फेडरेशन की एक अधिवेशन हुआ था, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को भाषण देने के लिए बुलाया गया था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मंच का इस्तेमाल केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं किया, उस मंच का इस्तेमाल उन्होंने दो चीज़ों के लिए किया कि एक तो भारत का संविधान बनाना है, कैसे बनेगा, और दूसरा ये है कि भारत में सांप्रदायिक गतिरोध है, इसका सामना कैसे होगा। तो उन्होंने उस मंच का इस्तेमाल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं किया, जबकि इन चीज़ों के लिए किया। उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट की जो डे टू डे दैनंदिन प्रॉब्लम्स हैं उनसे मैं अब अलग हूँ, वो उसका समाधान तभी होगा जब हम एक अच्छा संविधान बनाएंगे, एक अच्छा देश बनाएंगे। तो
पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए जो पूरे देश का भ्रमण करते रहे, उनके बारे में लिखते रहे, बोलते रहे, पीएचडी तक उन्होंने इस चीज़ के लिए की। अब उनका जो ध्यान है इस चीज़ से थोड़ा अलग होके, जो फिलहाल महत्वपूर्ण था, भारत का संविधान और भारत में सांप्रदायिक गतिरोध का मुकाबला और कोशिश करना कि भारत एक ही देश रहे, इस पर चला गया था। तो अब ये जो है, इनका जो है भाषण शुरू होता है। ये प्रेसिडेंट को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में मुझे बुलाया और मुझे इस योग्य समझा। मेरे पास बहुत छोटा समय था, लेकिन फिर भी मैं इस बात को ये कहना चाहूँगा कि फेडरेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो है, इसकी जितनी भी समस्याएं हैं, मैं पूरी तरह से अप्रिशिएट करता हूँ जो भी इन्होंने समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल जो है, देयर इज़ लिमिटेड लैक ऑफ रिसोर्सेज, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास पत्र पत्रिकाएं हैं, सब कुछ जो है हमारा पास न समाज है, न राजनीति है, हम हर तरह से दबे हुए लोग हैं। हमारी बात अभी कोई कर ही नहीं रहा है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा कि ये इस तरह से ये मशीनरी चले कि हम एजिटेट और ऑर्गेनाइज होते रहें। मतलब हम शिक्षा प्राप्त करें, एजिटेट मतलब अपने अधिकारों की मांग करते रहें, संगठित होकर ये हम करें। तो अभी जो है, हमें जो समस्या का सामना करना है, फेडरेशन को जो समस्याएं आ रही हैं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। इन्होंने काफ़ी नेताओं के नाम लिए, जो फेडरेशन के लोग थे उनके नाम लिए, कि फिलहाल जो है ऑर्डिनरीली मतलब आमतौर पर मैं ऐसी जब भी सभाओं में जाता हूँ तो मेरा मानना यही रहता है कि मैं शेड्यूल कास्ट के मुद्दों पर ही बात करूँ। लेकिन मैं आज इस मंच का उपयोग करना चाहता हूँ एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत का संविधान का फ्यूचर कैसा हो, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये मौका शेड्यूल कास्ट की दैनिक समस्याओं के लिए पे बात करते हुए नहीं लेना चाहता। मैं इस मौके का लाभ लेना चाहता हूं कि सेक्टेरियन सब्जेक्ट और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के अलावा जो भारत का संविधान होगा उसमें हमारे अधिकार कैसे संरक्षित रखे जाएं। तो शेड्यूल कास्ट को ये कहा जाता है कि वो एकदम से मतलबी हैं, उन्हें सिर्फ अपना ही मतलब पड़ा है, उन्हें सिर्फ अपनी स्थिति को अच्छा करने से मतलब है, उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं है और कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट नहीं दे सकते, मतलब कोई अच्छा विचार भारत के लिए नहीं रख सकते। ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठी बात है। हम को जब मौका दिया जाता है, हम पूरी तरह से साबित करते हैं कि हम भारत के लिए ही हैं और हम भारत के लिए कंस्ट्रक्टिव थॉट दे सकते हैं, एक अच्छा विचार भारत के लिए रख सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव सोच नहीं रखती। शेड्यूल कास्ट पॉजिटिव सोच रखने के, भारत के पॉलिटिकल राजनीतिक एडवांसमेंट के लिए हमेशा आगे रही है और हर किसी के इंटरेस्ट की बात करती है। हम जनरल इंटरेस्ट की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपना ही इंटरेस्ट बात करें। दूसरा चैप्टर शुरू होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत का संविधान बनाएं। तो उन्होंने कहा कि हम अगर ये उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन हमारे लिए संविधान बना कर देगा तो ये बहुत ही बड़ी मूर्खता की बात होगी, क्योंकि ब्रिटेन का बनाया हुआ संविधान अगर हमें ब्रिटेन ने दे भी दिया तो वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि थोपा हुआ संविधान कभी भी पर्याप्त नहीं होता। थोपा हुआ संविधान हमें समझ नहीं सकता, वो हम लोगों को हमसे बेहतर नहीं समझ सकते। इसलिए पहले जितने भी संविधान बने वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके ब्रेक डाउन क्लॉज की वजह से। ब्रेक डाउन क्लॉज वही था कि जो भारत के रजवाड़े हैं वो अपना अपना फैसला करते रहे। तो भारत के जो लोग हैं उन्होंने 93वां जो सेक्शन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, उसे पूरी तरह से, वो सेक्शन बदनाम था, उसे स्वीकार नहीं करते हम, क्योंकि इस तरह से तो भारत के टुकड़े 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 हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर को कि सबसे पहले संविधान के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कानून और व्यवस्था बनी रहे, और कानून और व्यवस्था से ही जो वो दवाई है जिससे हम संविधान बना सकते हैं और संविधान लागू कर सकते हैं। मतलब अगर देश में अराजकता फैली रही तो हम ना तो संविधान बना पाएंगे ना संविधान लागू कर पाएंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि व्यवस्था बनी रहे और हमारा समाज, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सोसाइटी बनी रहे, यानी कि ज़्यादा अनरेस्ट ना हो। उस समय बहुत ही अनरेस्ट का समय था, बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई थी, जैसे मैंने फॉरवर्ड में बताया कि जगह जगह हड़तालें, तालाबंदी, इस तरह की चीज़ें हो रही थी।
दूसरा कंसिडरेशन ये है कि भारत की सरकार को ये समझना है कि हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो कानून व्यवस्था भी बनाए रखे और इसके साथ साथ अच्छी सरकार हो। ब्रेक डाउन क्लॉज जो है इस तरह के दो पर्पस करता है, एक तो वो भारत की शांति को खत्म करता है, दूसरा भारत में अराजकता फैलाता है। तो इस तरह से भारत का संविधान अगर हम बना भी देंगे तो फेल हो जाएगा अगर ब्रेक डाउन क्लॉज रहा तो इस ये पूरी तरह से जो है भारत का अधिकार है कि वो ब्रेक डाउन क्लॉज के बिना भी जो है राइट टू गवर्न उसके पास रहे। मतलब कि अगर जो है ब्रेक डाउन क्लॉज का ये भी इसमें मतलब था, एक तो ये था कि असेशन नहीं करने देना चाहता, दूसरा ये था कि अगर भारत में सरकार टूटती है यानी चली जाती है तो कौन उसका उस पर रहेगा। तो इसलिए भारत में निचला सदन और उच्च सदन बना कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है, एक सरकार का चुनाव होता है, तब उच्च सदन जो है उस समय सरकार चलाता रहता है। अगर ये क्लॉज नहीं होता तो ये चीज़ रहती कि ब्रिटेन की महारानी, जब भी सरकार बदलती तो ब्रिटेन की महारानी का अधिकार हो जाता या ब्रिटेन के राज्य का अधिकार हो जाता। तो इन्होंने कहा कि पिछले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसलिए फेल हो गए। ब्रेक डाउन क्लॉज और द पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्टेपिंग इन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हैज फेल्ड कैन बी रिकंसाइल्ड इन द केस ऑफ कंट्री वेयर हैज नॉन डोमिनेंट स्टेटस। ब्रेक डाउन क्लॉज तब कामयाब होता है जबकि भारत को डोमिनियन स्टेटस ना माना जाए, मतलब कि भारत को पूरी तरह से पूर्ण रूप से राज दिया जाए। तो ब्रेक डाउन क्लॉज, माफ कीजिएगा, ब्रेक डाउन क्लॉज ये नहीं है कि रजवाड़ों को अधिकार ना दिया जाए, वो अलग चीज़ थी। नॉन एसेशन कहते थे उसे, कि रजवाड़ों को इतना अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ब्रेक डाउन क्लॉज ये था कि अंग्रेज सोचते थे कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दें, मतलब पूरी तरह से सत्ता दे दें, उनकी जिम्मेदारी उनको दे दें, स्वराज नहीं दें, स्वायत्तता दे दें। इसको हिंदी में स्वायत्तता कहते हैं कि जब भी भारत की सरकार बदलेगी तो हम उनके सर्वे सर्वा रहेंगे, मतलब हर तरह से वो हमारे अंडर रहेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये नहीं चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि जब सत्ता टूटेगी, ब्रेक डाउन होगा या इमरजेंसी होगा, कुछ भी सिचुएशन होगी, तो भी कोई ना कोई जो है हमारा ही बंदा, हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव उसका रहना चाहिए। तो कौन होता है? राज्यसभा। राज्यसभा को पब्लिक डायरेक्ट नहीं चुनती, राज्यसभा को लोकसभा के ही सदस्य जो हैं चुनकर भेजते हैं। तो लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के लोगों को चुनकर भेजते हैं, 10-12 उसमें से मनोनीत होते हैं, और राष्ट्रपति ऐसे में भारत का जो है एक महारानी, जैसे ब्रिटेन की महारानी होती है, उसकी जगह वो होता है कि जब भी सरकार बदले तो हमारे पास वो रहे। तो ब्रेक डाउन क्लॉज यही था, और इसलिए जो है डोमिनियन स्टेटस भारत को स्वीकार नहीं था। टू आर इनरिकंसाइबल इन द केस ऑफ डोमिनियन। तो कहते हैं कि इस तरह से तो विद्रोह हो जाएगा अगर मतलब हर हाल में ब्रिटेन को जाना ही है। हम ब्रिटेन को स्वायत्तता नहीं, पूर्ण रूप से स्वराज्य मांग रहे हैं। इट इज़ यूजलेस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, दे विल नॉट रिमेन इन फोर्स। भारत में ऐसा कोई भी संविधान बनाना बेकार है जिसे हम लागू ना करवा सकें, इसलिए भारत को हमें ऐसा संविधान देना है जो सर्वसम्मति से हो, लोगों को मंजूर हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बाद में बनी थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के शुरू में खिलाफ थे। तो वो कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया सारे रेडी हैं हमारे पास सिर्फ पैटर्न चूज करना है कि किस तरह का बनेगा। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है फेडरल होना है। फेडरल मतलब राज्य और केंद्र सरकारों का दोनों का होना है, और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि जो रेजिड्यूशरी पावर हैं, जो बची खुची पावर्स हैं, वो जो है कंकरेंट लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी और यूनियन लिस्ट होगी। तो ये जो है ये समझ रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास तैयार है, लेकिन हमें ना तो सप्रू कमेटी के सुझाव मंजूर है, ना स्टैमफोर्ड क्रिप्स कमेटी के। और आगे इन्होंने चार्ट दिए हैं कि स्टैमफोर्ड क्रिप्स कमेटी क्या कहती है, सप्रू कमेटी क्या कहती है, और ये जो वोट्स का रिप्रेजेंटेशन है ये इस तरह से था कि स्टैमफोर्ड कमेटी, सप्रू कमेटी जो रिप्रेजेंटेशन दे रही थी वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम सभी की सभी ग्रुप्स को, चाहे वो मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, सबको के साथ जो है न्याय कर रहे हैं। लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि ये इन्होंने इस तरह से, ये टेक्निकल मामला है कि इन्होंने सीटों का बंटवारा इस तरह से किया है कि ये एक आई वॉश है, मतलब आंखों में धूल झोंकने जैसा है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बनाया है कि एक मेजर मेजॉरिटी
एक मेजर माइनॉरिटी के साथ मिलके बाकी की माइनॉरिटीज को दरकिनार कर सकती है। मतलब आप समझिए कि हिंदू भारत में मेजॉरिटी में है, हिंदू और जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, मुस्लिम सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, वो मिलकर बाकी के लोगों के हितों को दरकिनार कर सकते हैं। इस तरह से बनाया गया है जैसे कि वो शेड्यूल कास्ट के हितों को दरकिनार कर सकते हैं, जैसे कि सवर्ण हिंदू और सवर्ण मुस्लिम मिल जाएं तो शेड्यूल कास्ट के हितों को छोड़ सकते हैं, क्रिश्चियंस के हितों को छोड़ सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि इस तरह से हम संविधान को बनाएंगे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने पर भी जो मूलभूत अधिकार हैं उनका संरक्षण हो सके। मतलब कि अगर पूरा का पूरा सदन भी एक तरफ हो जाए या एक तिहाई मत भी हो जाए तो भी कुछ अधिकारों को चेंज नहीं किया जा सकता। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक ये बाद में जोड़ा गया है, सोशलिस्ट शब्द बाद में जोड़ा गया है या सेक्युलर शब्द बाद में जोड़ा गया है। कुछ भी बाद में जोड़ा गया हो, शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में चाहे बाद में जोड़ा गया हो, संविधान की मूल भावना ही इस तरह से बनी हुई है कि सोशलिस्ट सेक्युलर ही रहेगी कंट्री। आप कितनी भी कोशिश कर लें, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, भारत में इस तरह से नहीं किया जा सकता। पूरा संविधान ही इस तरह से डिजाइन किया है बाबा साहब ने कि कभी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बावजूद किसी भी कम्युनिटी के हक को नहीं मारा जा सकता कानूनी रूप से। इसलिए समाज को भड़काने की कोशिश की जाती है कि समाज ही उनके खिलाफ हो जाए। तो इस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि इन्होंने विदेशों का एग्जाम्पल दिया है कि विदेशों में भी इस तरह के कानून लागू हैं कि जिन्हें पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह से शेड्यूल कास्ट का, महिलाओं का और इन सब का जो भी दबा कुचला है उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान पर पकड़ बनाए हुए थे कि संविधान ही हमें इस तरह का बनाना है। तो सप्रू कमेटी और क्रिप्स कमेटी दोनों की ही इस चालाकी को वो समझ रहे थे और उन्होंने संविधान पर शुरू से पकड़ बनाई हुई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन लगा रहे हैं, मतलब ये ऑर्डर बनाएंगे, वो ऑर्डर बनाएंगे, लेकिन इस तरह से सीटों का बंटवारा करेंगे। इसमें तो सारे सीटों का बंटवारे की चर्चा है कि किस तरह से बंटवारा करेंगे, लेकिन आप लबो लिबाब समझ गए हैं कि उन्होंने कहा कि कितना भी कोशिश कर लें लेकिन हम मूल भावना संविधान की ऐसे रखेंगे। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की भी उन्होंने एग्जाम्पल दी, अमेरिका की भी एग्जाम्पल दी। अमेरिका की उन्होंने ये एग्जाम्पल दी कि अमेरिका में जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, जो मूल भावना है उसको नहीं चेंज किया जा सकता, एक तिहाई बहुमत से भी नहीं चेंज किया जा सकता। हाँ, संविधान में संशोधन हो सकते हैं लेकिन वो संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं हो सकते। तो इस तरह से जो है एक तिहाई मतों से होते हैं वो संशोधन भी। आगे इन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का जिक्र किया कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जब सीटों का बंटवारा जैसे सप्रू और ये क्रिप्स कर रहे हैं इस तरह से हुआ था, तो ऐसा हुआ था कि बहुत सारी करप्शन और ब्राइबरी आ गई थी। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी दिए गए हैं उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रिप्रेजेंटेटिव इस तरह से होने चाहिए कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो उस कम्युनिटी के। ऐसा नहीं हो कि किसी को टोकन की तरह से खड़ा कर दिया गया है, खरीद लिया गया है। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। नेसेसिटी ऑफ ए न्यू अप्रोच, ये वो चौथा चैप्टर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि नया क्या तरीका होना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है फंडामेंटली रॉन्ग है। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो ये अप्रोच अपना रहे हैं, जो सैद्धांतिक रूप से ये अपना रहे हैं, ये सिद्धांत ही हमारा गलत है। जो ये कम्युनल डेडलॉक है, जो सांप्रदायिक गतिरोध आ गया है, इसको समझने का जो तरीका है या इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा संवैधानिक रूप से ही गलत है, हाँ, सैद्धांतिक रूप से ही गलत है। हम इस तरह से कर रहे हैं कि ये गुंडा हमें धमकाया जा रहा है और हम उसकी बात माने जा रहे हैं और इस तरह से उसको इतनी छूट और इतने फायदे दे दिए गए हैं कि अब उसे लग रहा है कि उसकी हर बात को स्वीकार कर लिया जाएगा। और इस तरह से उनको भी सोचना चाहिए कि इसमें कोई न्याय नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को भी मान लिया गया, माइनॉरिटी को हमने वो भी दे दी। जब ये कहा गया कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो भी होने के बावजूद पॉपुलेशन के बेसिस पे उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको भी स्वीकार कर लिया गया। अब ये भी कह दिया गया कि जो कानूनी रूप से मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी का जो राइट है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का वो तो लागू रहेगा, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा
से कोशिश करती हूँ समझाने की। ये कह रहे हैं कि भारत की जो माइनॉरिटी है यानी कि मुस्लिम्स, वो कहते हैं कि मेजॉरिटी का रूल लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में है। तो केंद्र सरकार में तो हिंदू मेजॉरिटी में है, यानी कि विधायिका में, विधानसभा में, लोकसभा में तो वो मेजॉरिटी में रहेंगे। लेकिन जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे हैं वहां पर कौन मेजॉरिटी में है? वहां पर तो मुस्लिम मेजॉरिटी में है। तो ऐसे ये दो सिद्धांत कैसे कह सकते हैं कि ये कहते हैं कि हम केंद्र की मेजॉरिटी के खिलाफ हैं, लेकिन हमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए हैं वहां पर हम मेजॉरिटी रूल को मानेंगे। तो इस तरह से ये अपने ही जो सिद्धांत है उसका खंडन करते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब इनका खुद का रवैया ही ढुलमुल है, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इन्हें क्या अप्रोच रखना चाहिए। मतलब कि जो नफरत फैला फैलाकर, नफरतों में जा जाकर मुस्लिम लीग कर रही थी, जो अपना सिद्धांत पेश कर रही थी कि हमारे हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी क्योंकि हम तो माइनॉरिटी में है, तो वहां पे जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पर तो हिंदू माइनॉरिटी में हुए। तो इस तरह से उन हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो इस बात पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये दोहरा रवैया अपना रहे हैं, ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा कि मेजॉरिटी का रूल माइनॉरिटी स्वीकार नहीं करेगी केंद्र में, लेकिन मेजॉरिटी का रूल स्वीकार करेगी माइनॉरिटी अपने अलग सेपरेट इलेक्टोरेट्स में। ये क्या बात हुई? ये कुछ भी नहीं है, ये अपीजमेंट है, ये तुष्टीकरण है और ये एंडलेस अपीजमेंट है। मतलब पूरी तरह से लिमिटलेस हो गया है इनका तुष्टीकरण। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान इतने बैकवर्ड हैं ही नहीं, हम लोग बैकवर्ड हैं, हम सोशली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली हम पीछे हैं, हमें हर तरह से दमन किया गया है, अत्याचार किया गया है। शेड्यूल कास्ट की जो पोजीशन है चाहे कम्युनिटी में भारत में, वो खराब है, लेकिन इस तरह से पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करके दिखाया जा रहा है, इस तरह से ब्लफ किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि जैसे मुसलमान ही भारत में सबसे पीड़ित हों, जबकि भारत में सबसे पीड़ित लोग, सबसे दबे कुचले लोग, जिनके अधिकारों की सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है, वो शेड्यूल कास्ट हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सैद्धांतिक रूप से जो बात है माइनॉरिटी मेजॉरिटी की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वहां पर मेजॉरिटी का रूल मान लेंगे, यहां हम नहीं मानेंगे, ये पूरी तरह से ही गलत है। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान ही मांग लिया था कि हमें तो इनके साथ ही नहीं रहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सांप्रदायिक गतिरोध है, इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हो सकते हैं। पहला ये है कि कम्युनल प्रॉब्लम है क्या, इसे अच्छी तरह से समझ के लागू करना कि फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन उसको समझ के लागू करना कि करना क्या है। ये तो वो धमकाए जा रहे हैं, यहाँ से ये लोग माने जा रहे हैं। वट एवर इज गवर्निंग प्रिंसिपल दैट मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल पार्टीज विदाउट फियर और फेवर। मतलब जो भी सिद्धांत हम लागू करेंगे वो सभी पार्टीज पर लागू होना चाहिए, ना बिना डरे हुए और बिना किसी को अपीज किए हुए, बिना किसी को फेवर किए हुए। प्रपोजल फॉर सॉल्यूशन ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम, ये है 5वां चैप्टर। अब क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं प्रिलिमिनरी पॉइंट्स देता हूं, मैं साफ तौर पर पॉइंट्स देता हूं कि इस तरह से हम इस समस्या को समाधान करेंगे। पहला है कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा लेजिस्लेचर में, जिसे हम संसद कह सकते हैं, विधायिका कह सकते हैं, उसमें रिप्रेजेंटेशन। एग्जीक्यूटिव यानी कि ब्यूरोक्रेसी, लागू करने वालों में कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा। तीसरा रिप्रेजेंटेशन किस में होगा, सर्विसेज में। तो रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज, तो कहते हैं कि सबसे पहला सवाल आता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें क्या प्रतिनिधित्व होगा। तो मैं कहता हूं कि जिसकी जनसंख्या है उसके आधार पर उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1934 में भी लाई और 1943 में भी, तो इसमें भी ये कहा गया और मैं भी यही कह रहा हूं कि इस की संख्या के आधार पर कानूनी रूप से ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि ऑल दैट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस इनटू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। कानूनी रूप से ये चीज़ लागू होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेड्यूल ही होना चाहिए कि हम जनसंख्या के हिसाब से हर तरह के प्रोविंसेस को रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो सरकारी नौकरियों में सबका रिप्रेजेंटेशन हो संख्या के हिसाब से। तो जिस चीज़ की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, धर्म की जनगणना हो, सही से जनगणना हो और उसके आधार पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, तुलनात्मक रूप से मिले, तभी जो है भारत का कल्याण होगा। आपको पता है फिलहाल ही एक रिपोर्ट सामने आई है कि 78% न्यायालयों में जो जज हैं वो उच्च जाति के हैं। तो देखिए कितनी रिप्रेजेंटेशन है और उच्च जाति की संख्या कितनी है और उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। ये इसी से पता चलता है कि ये जो बाबा साहब के सुझाव थे, इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सही से तो लागू नहीं होने दिया। रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव,
एग्जीक्यूटिव, क्वांटम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव किस संख्या में होगा, नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कौन सा नेचर होगा, मेथड क्या होगा इन नौकरियों का भरने का। तो मैं कहना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिंदू, मुस्लिम एंड शेड्यूल कास्ट शुड बी इक्वल टू द क्वांटम ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। जैसे उनका विधायिका में कानून बनाने वाली संस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही उनका रिप्रेजेंटेशन जो है कार्यकारिणी में भी होना चाहिए। और मैं जो है सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन जो है दिस डिफिकल्टी अराइजेस फ्रॉम द स्मॉलनेस ऑफ देयर नंबर, मैं उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये इसलिए हम नहीं समझ पा रहे कि कौन से प्रोपोर्शन में दिया जाए, क्योंकि उनका नंबर जो है काफ़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए जो है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी फेयर दिया जाए, मतलब हम उनका भी रिप्रेजेंटेशन दें, सही तरीके से दें, हमें इसे करने की ज़रूरत है। सब कुछ घूम फिर के इस पर आ रहा है कि अगर सही संख्या, सही काउंटिंग होती कि कौन कितना है जनसंख्या में, तो सही रिप्रेजेंटेशन सबको मिलता। नेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में कह रहे हैं कि परपेचुअल एंटीपैथी नहीं होनी चाहिए, मतलब सतत विरोध इस चीज़ का होता है भारत में कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों में सांप्रदायिक भेदभाव बहुत ज़्यादा है और इसका खतरा हमेशा मंडराता रहता है। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यकारिणी में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे हिंदू भरे पड़े हैं उसमें और वो मुसलमानों पर या शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार करने लगे। तो जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन है कोशिश करनी चाहिए कि उसका होना चाहिए, ऐसा ना हो कि किसी कम्युनिटी को दबाया जाए। In the view of the above system which we have already analyzed, the secured a majority of the pond is deemed entitled to form a government. Majority in India is a communal majority and not a political majority. अब इन्होंने एक समस्या का जिक्र किया है कि भारत में जो मेजॉरिटी है वो एक सांप्रदायिक मेजॉरिटी है, वो एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी नहीं है, एक राजनीतिक मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मेजॉरिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, लोग अपना विचार बदलते रहते हैं आम देशों में। लेकिन भारत में क्या है, लोग अपना विचार अपने संप्रदाय से जोड़ के रखते हैं, अपनी जाति से और अपने धर्म से जोड़ के रखते हैं, इसलिए भारत की मेजॉरिटी पूरी तरह से एक कम्युनल मेजॉरिटी है। ये मुख्य फर्क है भारत में और इंग्लैंड जैसे देशों में। तो हमें इस चीज को, इस समस्या को समझना है, तो हमें मेजॉरिटी का इस तरह से करना है कि माइनॉरिटी के हितों की रक्षा होती रहे, इस तरह से हमें कोशिश करते रहनी है। तो एग्जीक्यूटिव शुड बी पार्लियामेंट्री इन द सेंस दैट द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव शैल बी चूजन फ्रॉम इक्वल राइट्स टू सिट इन द हाउस, स्पीक एंड वोट ऑफ आंसर एनी क्वेश्चन। जैसे राहुल गांधी अभी रिसेंटली कह रहे थे कि उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, तो लोगों को उनकी संख्या के आधार पर मौका दिया जाए पार्लियामेंट में, और लेकिन पार्लियामेंट में बोलने का मौका सबको मिलना चाहिए। अपने अधिकारों के बारे में जब पार्लियामेंट में आप पहुंच गए हैं तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ज़्यादा है केवल वही बोलते रहेंगे। मेथड ऑफ फिलिंग प्लेसेस, तो इसमें ये कहा गया है द प्राइम मिनिस्टर जो है भारत की सरकार का एग्जीक्यूटिव हेड होगा। पर्सन रिप्रेजेंटिंग पर्टिकुलर माइनॉरिटी शुड बी हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज कम्युनिटी, मतलब माइनॉरिटी मिनिस्टर जो भी होगा उसको उसकी कम्युनिटी का पूरा जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेंबर ऑफ कैबिनेट शेल नॉट बी लायबल टू रिमूव इम्पीचमेंट, भारत में कैबिनेट का कोई भी सदस्य महाभियोग के बिना नहीं हटाया जा सकता, और महाभियोग केवल दो चीज़ों पर लग सकता है, अगर उसने भ्रष्टाचार किया हो, करप्शन किया हो, या ट्रीजन किया हो, राजद्रोह किया हो, भारत के खिलाफ किसी शत्रु देश से कोई बात कर दी हो भारत के विरुद्ध में जाके, तो राजद्रोह की बात हो तभी उस पर महाभियोग लगाकर कैबिनेट मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। तो इस तरह से पूरा जो वोट है हाउस का, उसका सिस्टम आगे समझाया गया है। आगे देखिए टेबल्स का सिस्टम है। मैंने आपको कहा था कि ये पुस्तक के जो टेबल वाला सिस्टम है ये मुझे समझ में नहीं आई, तो इन्होंने सारे प्रोविंसेस का जिक्र किया है। ये देखिए, ये जितने भी प्रोविंसेस हैं उसमें कैसे सीटें होंगी, क्या होंगी। अब जो छठा चैप्टर है वो इफेक्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात की गई है इफेक्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में, फिर चैप्टर है, फिर इफेक्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ में, फिर टेबल्स हैं। ये टेबल्स उन्होंने कोशिश की है सीटों के बंटवारे के बारे में बात करने की, किस तरह से कौन कितना रिप्रेजेंटेशन किसको मिलेगा, कौन सी असेंबली में, कौन से प्रोविंसेस में, कौन से प्रिंसली स्टेट में, उनकी लिस्ट बनाकर जो है बाबा साहब ने रखी है। बाबा साहब का काम पढ़ के समझ लेना भी मुश्किल चुनौती है, तो मेरे लिए तो है कम से कम। 7वां चैप्टर है
पांचवा छः, हाँ, सातवां चैप्टर है प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द प्रोपोजल्स। प्रोपोजल्स का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रिंसिपल्स का मतलब सैद्धांतिक। तो सैद्धांत क्या है इन प्रस्तावों के पीछे, ये छोटा सा चैप्टर है। अब मैं ये कहता हूँ कि सिद्धांत क्या है इन प्रपोजल्स के पीछे, जो मैंने प्रस्ताव रखे हैं उनके पीछे सिद्धांत क्या है। मेजॉरिटी रूल इज अनटेनेबल इन थ्योरी। जो मेजॉरिटी का रूल होता है वो अनटेनेबल होता है, अस्थिर होता है, अनजस्टिफाइबल होता है, उसको न्यायिक नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो मेजॉरिटी का रूल है वो होना चाहिए, और अस्थिर भी तो होता है, मतलब सरकारें पलट सकती हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी मे बी कंसिडर्ड रिलेटिव मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बट इट कैन नेवर क्लेम एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मेजॉरिटी कम्युनिटी मतलब भारत में जो जो ज़्यादा हैं वो कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। वो यही कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप में वो दूसरों से ज़्यादा हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये है कि क्या उनके पास सर्वसम्मति है, क्या शेड्यूल कास्ट भी उनके हर विचार का से सहमत है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, वो रिलेटिव मेजॉरिटी है। दूसरा क्या है, रिलेटिव मेजॉरिटी और रिप्रेजेंटेशन गिवन टू अ मेजॉरिटी कम्युनिटी इन द लेजिस्लेचर शुड नॉट बी लार्ज एज टू मेजॉरिटी इस्टेब्लिश इट्स रूल टू हेल्प ऑफ द स्मॉल माइनॉरिटीज। ये सिंपल सी बात है कि आप रिलेटिव मेजॉरिटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ के हितों को अनदेखा कर दें। सीटों का बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी मिलकर ऐसा कोई गठजोड़ ना बना लें कि जो और माइनॉरिटीज़ हैं उनका नुकसान हो। मैंने आपसे कहा था, एग्जाम्पल के रूप में अब मैं आपको समझाती हूँ। सवर्ण हिंदू और सवर्ण मुसलमान मिलकर सिखों की, ईसाइयों की, एंग्लो इंडियंस की, आदिवासियों की और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हितों को अनदेखा ना कर सकें, ऐसा ना बना सकें। भारत में वैसे होता ही है। आप जितने भी देखेंगे आपको लिस्ट मिल जाएगी इंटरनेट पे, जितने भी बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेता हैं उनके संबंध उच्च जाति के मुसलमानों से हैं, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता तक किया है। लेकिन जो नीची जाति है उसको ही दंगों में मरना होता है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल क्लास, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, हर कम्युनिटी के जो लोग हैं दंगे फसाद में, गरीब लोग मरते हैं और अमीर लोग केवल दंगा भड़काकर जो है आपस में रिश्तेदारी करते हैं। अब हिंदुओं में लव जिहाद हो गया, ये जो आपने बहुत कुछ सुना होगा। लेकिन आपने कभी फिल्म स्टार्स में लव जिहाद सुना है? फिल्म स्टार्स में तो ऐसा कोई नहीं होता। फिल्म स्टार्स में जो अमीर लोग होते हैं वो तो आपस में खूब शादियां करते हैं। ऋतिक रोशन की जो गर्लफ्रेंड है वो भी अभी हिंदू है। पहले जो उसकी माफ़ कीजिएगा, ऋतिक रोशन की अभी की जो गर्लफ्रेंड है सबा, वो भी मुस्लिम है। पहले की जो उसकी वाइफ थी, एक्स वाइफ जी थी सुजैन खान, वो भी मुस्लिम है। कोई ऋतिक रोशन को तो नहीं कहता कि इसने भगवा जिहाद कर दिया। तो इस तरह से जो है अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रिलीजन और जाति है इसमें सिर्फ गरीब लोग ही पड़े रहते हैं। तो आगे क्या कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सीटों का इस तरह से होना चाहिए कि कभी भी सिर्फ मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट ना बना सके। मतलब माइनॉरिटीज़ को इतनी सीटें ज़रूर दी जानी चाहिए कि सिर्फ मेजॉरिटी ही अपनी गवर्नमेंट ना बना ले। वेटेज इस तरह से दिया जाना चाहिए जो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटे। इस तरह से among the minorities of their social standing, the weightage taken from the minorities should be distributed economic, मतलब कि घूम फिर के यही मतलब है कि सबको सामाजिक न्याय का हक दिया जाए, तो कोई भी किसी को डोमिनेट ना कर सके। मुसलमान और हिंदू मिलकर हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस को डोमिनेट ना कर सकें। नेचर ऑफ इलेक्टोरेट का नेचर कैसा होगा? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि इलेक्टोरेट, निर्वाचन क्षेत्र कैसे बनेंगे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो या सेपरेट इलेक्टोरेट हो, वो केवल मशीनरी की बात है, वो सिद्धांत नहीं है। मतलब भारत में अलग निर्वाचन क्षेत्र को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी नहीं दी जा सकती, केवल मशीनरी रूप से दिया जा सकता है कि हाँ चलो अभी ये कर देते हैं। पर्पस इज टू इनेबल अ माइनॉरिटी, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है अलग से इलेक्टोरेट देने का। उसका उद्देश्य ये है कि माइनॉरिटी अपना सही रिप्रेजेंटेटिव जो है लेजिस्लेटिव में भेजे। ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस कर दे उसके रिप्रेजेंटेटिव को और उसे ले आए। इसलिए वहाँ पर वोट देने का हक भी माइनॉरिटी को दिया जाएगा और खड़े होने का, चुनाव में खड़े होने का हक भी माइनॉरिटी को दिया जाएगा, ताकि माइनॉरिटी सही चुनाव करें। ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स में क्या होता है
है कि हिंदू भी तो वोट देंगे, तो हिंदू मिलकर किसी ऐसे नॉमिनल कैंडिडेट को खड़े कर सकते हैं जो हो मुस्लिम कैंडिडेसी से, हो मुस्लिम व्यक्ति, लेकिन वो हिंदुओं की ही बात मानता हो, तो वो सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में का व्यक्ति सही रिप्रेजेंटेटिव होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। वो नॉमिनल नहीं, रियल रिप्रेजेंटेटिव होगा। वाइल सेपरेट इलेक्टोरेट गिव एन एब्सोल्यूट गारंटी टू द माइनॉरिटी, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है पूरी तरह से गारंटी देता है माइनॉरिटी को, लेकिन ताकि जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनका प्रतिनिधि है, उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चुन के भेज सकें। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ को दिया जाना चाहिए जॉइंट इलेक्टोरेट्स में भी। मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट्स में ये नहीं हो सकता कि माइनॉरिटी के विरुद्ध कानून बनाने शुरू कर दें या माइनॉरिटी को अनदेखा कर दें। माइनॉरिटीज़ को हर हाल में इक्वल प्रोटेक्शन देना है। एक 4 मेंबर कंस्टिट्यूएंट बनानी है, मतलब 4 लोगों की सभा बनानी है इस चीज़ के लिए, ताकि वो माइनॉरिटीज़ टू हैव अ डबल वोट एंड रिक्वायरिंग अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी वोट्स मे बी कंसिडर्ड एज अ पॉसिबल सब्सटीट्यूट। इसका सब्सटीट्यूट भी ढूंढा जा सकता है, मतलब इसके बदले, जैसे चाय के बदले कॉफ़ी पी लेते हैं, तो इसका सब्सटीट्यूट ढूंढा जा सकता है कि अगर मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को 2 वोट का हक मिल जाए, कि वो यहाँ पे भी वोट डाल सकते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट्स में भी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में भी। ये सब्सटीट्यूट दिया जा सकता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, कि वो 2 बार वोट डाल सकें, ताकि उनकी संख्या को रिप्रेजेंट किया जा सके। आप समझिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खारिज करके अगर हम मुसलमानों को एक व्यक्ति 2 वोट देने का हक दे दे, तो उसका जो डिफरेंस है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, वो कम हो जाएगा और वो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकेगा। मैटर्स नॉट कवर्ड, अब ये बता रहे हैं कि मैंने जो है कौन सा मैटर जो है इसमें कवर नहीं किया है 9वें चैप्टर में। ये कह रहे हैं कि स्टैट्यूटरी ऑफिसर, कानून मंत्री कैसा होगा माइनॉरिटी के विषय में, ये मैंने नहीं डिसाइड किया है कि कानून मंत्री अलग से होना चाहिए क्या माइनॉरिटीज़ के लिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ स्टेट एड फॉर एजुकेशन, कि कानूनी रूप से राज्यों को कितनी मदद दी जानी चाहिए शिक्षा के लिए, ये भी नहीं डिसाइड किया है। और लैंड सेटलमेंट, जो ज़मीन है उसका किस तरह से बंटवारा होगा, क्या उसका बंटवारा सांप्रदायिक तो नहीं हो जाएगा, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। एब ओरिजिनल ट्राइब्स कह रहे हैं कि मैंने आदिवासियों के विषय में कि उनकी क्या हक होंगे, क्या उनको वोट दिए जाएंगे, ये नहीं सोचा है। बस हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ न्याय हो, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा सके, क्योंकि आदिवासियों की राजनीतिक समझ विकसित नहीं हुई है। आदिवासी अभी भी बहुत पिछड़े समय में रह रहे हैं, उनकी ज़रा भी राजनीतिक समझ नहीं है। बस हमें भारत के नागरिक होने के नाते उनकी कोशिश करनी है कि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। मतलब उनके तो क्या वोट होंगे, वो तो जंगलों में रहने वाले लोग हैं। तो एबॉरिजिनल जो ट्राइब्स हैं उनके लिए मैंने अभी इसमें कुछ डिसाइड नहीं किया है। भारत के राज्य किस तरह से होंगे, डिक्टोमी में होंगे, यानी कि विरोधाभास तो नहीं हो जाएगा, या सॉवरेंटी में होंगे, यानी संप्रभुता मिलेगी। किस तरह से भारत के ब्रिटिश इंडिया और इंडियन स्टेट्स, ऐसे राज्य मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मतलब ऐसा मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि आधे राज्य अभी तक ब्रिटिश भारत के अंडर आ रहे हैं और आधे राज्य जो हैं भारतीय राज्य माने जा रहे हैं। भारत एक होगा और भारतीय ही राज्य माने जाएंगे, मतलब वो इंडिया के स्टेट्स होंगे। हम ब्रिटेन का डोमिनेशन स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो ब्रिटिश इंडिया से बिल्कुल अलग होंगी। हम ये नहीं चाहते कि ब्रिटेन का इसमें कोई भी दखल रहे। तो देखिए, कॉमनवेल्थ का सदस्य जरूर है भारत, लेकिन ब्रिटेन का भारत की राजनीति में कोई दखल नहीं है, ना भारत के कानूनों में कोई दखल है। तो ये संभव हो सका कि बाबा साहब के कुछ सुझाव मान लिए गए। तो अब क्या है कि डोमिनियन स्टेटस को तो उन्होंने स्वीकार कर ही दिया कि कोई ब्रिटिश भारत और इंडियन स्टेट नहीं होगा, ब्रिटिश इंडिया और इंडिया नहीं होगा, दोनों ही एक ही इंडिया रहेगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू ओवरबर्डन दिस एड्रेस विद द डिटेल्स ऑफ द प्लान। अब ये कह रहे हैं कि मैंने अपना भाषण दिया है, मैं बहुत ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाना चाहता कि मैंने क्या क्या इसके बारे में सोचा है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। 10वां चैप्टर
पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ प्रपोजल। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या विचार थे। मेरे प्रपोजल तो ये है कि भारत एक रहे, मैं यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसलमान इस बात को स्वीकार कर लें कि पाकिस्तान से अच्छा सुरक्षा, अच्छा संरक्षण हम दे सकते हैं। मतलब भारत के साथ रहो, हम आपको ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। मैं पाकिस्तान के विरोध में फिर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सैद्धांतिक तौर पर प्रत्येक मनुष्य को सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब अपना भविष्य खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। अभी तो इसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं सैद्धांतिक रूप से ये समझाना चाहता हूँ कि आपका फ़ायदा तभी होगा जब आप भारत को ना तोड़ें। मतलब आप मुसलमानों को हम जो है सैद्धांतिक रूप से ये कहने के लिए तैयार हैं कि हम आपको वैसे ही अधिकार देंगे जैसे कि गैर मुसलमानों को दिए हैं। और मेरी चिंता भी ये है कि अगर पाकिस्तान बन जाता है तो पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की क्या स्थिति होगी। मैं मुसलमानों का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि मेरे पास आपके सुरक्षा के लिए बेटर प्लान है। मैं ये दावा करता हूं कि मेरा जो प्लान है वो पाकिस्तान के प्लान से ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए जो है मेरे इस प्लान को भी सुना जाना चाहिए। मेरा प्रपोजल ये है कि कम्युनल मेजॉरिटी जो है पाकिस्तान का बेसिस है उसे मैं हटा दूंगा। कम्युनल मेजॉरिटी मतलब सांप्रदायिक रूप में जो ताकत मजबूत है, जो मेजॉरिटी में है, मैं इस तरह से डिज़ाइन करूंगा इसको कि वो बात ही खत्म हो जाएगी। जैसे इन्होंने इतनी कोशिश की कि हम इस तरह से 2 वोट दे देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, मतलब इतनी कोशिश की गई। देखिए भारत का विभाजन एक तरह से रोकने की इतने प्रस्ताव रखे गए। अंडर माई प्रपोजल द वेटेज एट प्रेजेंट एंजॉयड बाय द मुस्लिम इज नॉट डिस्टर्ब। मेरे प्रपोजल के अंदर अब जो मुसलमानों को अधिकार दिए गए हैं, जो वेटेज दिया गया है, उसको तो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। द पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स इन द नॉन पाकिस्तान प्रोविंस इज ग्रेटली स्ट्रेंथन बाय एन इंक्रीज इन देयर रिप्रेजेंटेशन। बल्कि होगा ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं बनाते तो मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है उसको बहुत मजबूत किया जाएगा। इतना मजबूत किया जाएगा कि वो पाकिस्तान में भी उनको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। अब कहते हैं हिंदुओं से, अ वर्ड टू हिंदूज। मैं हिंदुओं से बात करना चाहता हूँ और ये है 11वां चैप्टर। कहते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से सांप्रदायिकता के इस सवाल पर हिंदुओं से बात करने के लिए बोला हूं कि अपने आप को इतनी पवित्र मेजॉरिटी मत माना करो। अब ये मत समझा करो कि हम जो है सोचते हैं वैसा ही सही है। आप सर्वसम्मति की इज्जत करना शुरू करो। मतलब जो लोग आपसे संख्या में कम हैं उनकी सहमति अनिवार्य है देश चलाने के लिए। ये हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। मैं ये हिंदुओं को समझाना चाहता हूँ कि जैसे जूरी और जज का क्या डिसीजन होता है। विदेशों में भी उस समय जूरी लागू थी और भारत में भी जूरी लागू थी। जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ कि जूरी क्या होता है। होता यह है कि समाज के गणमान्य लोगों का ग्रुप बनाया जाता है और उन्हें किसी मुकदमे के फैसले के साइड में बिठा दिया जाता है कि आप देखिए, इस मुकदमे को सुनिए और जूरी का क्या फैसला है ये आप जज को बताइए। अगर जूरी बटा हुआ फैसला देती है तो उस केस का फैसला जज अपनी तरफ से दे सकता है। लेकिन अगर जूरी सर्वसम्मति से फैसला देती है तो जूरी का फैसला जज को लागू करना होता है, मानना होता है। मान लीजिए कि अगर जूरी ने ये फैसला दिया है, एक पिक्चर भी बनी थी रुका हुआ फैसला, तो भारत में एक समय में जूरी होती थी, अब जूरी का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। जूरी का सिस्टम वैसे अच्छा था। तो उसमें क्या था कि जैसे सारे लोग मिलकर, सारी जूरी मिलकर ये डिसाइड कर लेती है कि लड़का बेगुनाह है, जो कातिल है वो बेगुनाह है, तो जज को वो मंजूर करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है। तो अब ये कह रहे हैं कि सर्वसम्मति इतनी महत्वपूर्ण है। जैसे जूरी का जो सर्वसम्मति है वो जज पर लागू होती है, वैसे भारत के मेजॉरिटी को, हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि सर्वसम्मति को उन्हें ऐसे ही लागू करना चाहिए जैसे जूरी के सर्वसम्मति को जज लागू करता है। यही सैद्धांतिक रूप से एक सही चीज होगा। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ लीग ऑफ नेशंस की। लीग ऑफ नेशंस जो अब जाके यूनाइटेड नेशंस बन गया है, उस समय लीग ऑफ नेशंस था। कहते हैं लीग ऑफ नेशंस में भी सर्वसम्मति को महत्व दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रस्ताव पे सभी लोग मानेंगे वही प्रस्ताव जो है स्वीकार किया जाएगा। तो भारत की सांप्रदायिक समस्या का यही समाधान है कि हिंदू दूसरों की सहमति का भी इज्जत करना शुरू करें। हिंदुओं से कोई ये भी पूछ सकता है कि आपने माइनॉरिटीज की हित की रक्षा करते समय हमेशा ये देखना है कि इस प्रस्ताव से क्या माइनॉरिटी सहमत है या नहीं है।
लेकिन हिंदू इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब सर्वसम्मति की बात उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। हिंदुओं को ये बात समझने की जरूरत है कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। मतलब वो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। भारत में जितने भी हैं वो तुलनात्मक रूप से रिलेटिव मेजॉरिटी हैं। तो मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार जो हैं इस तरह से सुप्रीम होते हैं कि मेजॉरिटी का रूल भी उनको चेंज नहीं कर सकता। ये एग्जांपल लीजिए कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा जो है कि ऐसे प्रस्ताव से चेंज नहीं किया जा सकता जो दो तिहाई मेजॉरिटी ने ना किया हो। तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी भी जो है मूल जो अधिकार है उनको नहीं चेंज कर सकती। तो देखिए, हिंदुओं को ये बात भी माननी पड़ेगी कि मूल अधिकारों को चेंज नहीं किया जा सकता और वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। तो ये चीज़ अब भी भारत में लागू है। मैंने आपको बताया था संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन 2/3 मत उसके लिए आवश्यक है, और संविधान का कोई भी संशोधन व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए नहीं हो सकता। तो और भारत में चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, जो इस तरह से बनाया है संविधान। ऑल दिस केसेस आर के और कोर्स फैमिलियर टू मैनी हिंदू। मैं जानता हूं कि ये बातें काफ़ी हिंदू समझते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को ही सबसे पवित्र समझते हैं। सैद्धांतिक रूप से वो समझते हैं कि हमने जो कह दिया वही रूल होना चाहिए, हमारा रूल सबको स्वीकार होना चाहिए। लेकिन वो इस तरह से इंटॉलरेंट बनते हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो है पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी बदलती रहती है, लेकिन जो पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो माइनॉरिटी की इच्छा को भी अपने डिसीजंस में, अपने निर्णयों में अब्जॉर्ब करे। तो भारत में जो मेजॉरिटी है वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी होती है। पॉलिटिकल मेजॉरिटी जो है होनी चाहिए, मतलब राजनीतिक रूप से लोगों को फैसला लेना चाहिए, लेकिन भारत में तो मेजॉरिटी राजनीतिक तौर पर बन नहीं रही है, मेजॉरिटी पैदा हो रही है। मतलब सांप्रदायिक रूप से लोग अपना राजनीतिक मत निर्धारित करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं के घर में हिंदुओं को ही वोट दिया जाएगा, और इस तरह से मेजॉरिटी पैदा हो रही है। इस तरह से पूरी दुनिया में भारत एक अनोखा देश है जहां पे पॉलिटिकल मेजॉरिटी फिक्स्ड हो जाती है। मतलब हिंदुओं का वोट हिंदुओं को पड़ने की वजह से हमेशा इस तरह से फिक्स हो जाती है। पॉलिटिकल मेजॉरिटी जो है, राजनीतिक मेजॉरिटी अदली बदली होती रहती है, कभी इसको वोट पड़ता है कभी उसको वोट पड़ता है, लेकिन सांप्रदायिक मेजॉरिटी जो होती है वो तो फिक्स हो जाती है, वो हमेशा अपने संप्रदाय के हित की ही सोचेगी। तो भारत के लोगों को ये समझना है कि वो सांप्रदायिक मेजॉरिटी बनने से बचें। हिंदुओं को ये समझना है कि वो सांप्रदायिकता को छोड़े और राजनीतिक मेजॉरिटी को अपनाएं। तो आपको पता ही है कि भारत ने ऐसा किया भी था। सालों साल उन्होंने कांग्रेस को जिताया है, जो कि एक सेक्युलर संगठन माना जाता है, जो कि सांप्रदायिक रूप से मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता था। कांग्रेस की सरकारें जो हैं सेक्युलर सरकारें मानी जाती हैं काफ़ी हद तक। तो पॉलिटिकल मेजॉरिटी में वो रहे, और उस समय जो है पॉलिटिकल मेजॉरिटी एक कम्युनल मेजॉरिटी नहीं थी जब केंद्र की सरकार थी कांग्रेस में। तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। अब ये कहते हैं कि जिन्ना से हिंदू पूछते हैं कि 14 पॉइंट जो उन्होंने प्रिंसिपल के स्वीकार नहीं किए हैं वो उनकी वेटेज क्या है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ को भी इक्वल स्टेटस इस चीज़ के लिए होना चाहिए। हिंदू जिन्ना से तो ये पूछते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस में है और वो हिंदू मेजॉरिटी का सेंटर में विरोध करते हैं, ये हिंदू सही पूछ रहे हैं, लेकिन जिन्ना की जो पोजीशन है वो स्पष्ट तौर पर इनकंसिस्टेंट है। जिन्ना बहुत चालाकी कर रहे थे, जिन्ना कहते थे कि हमें तो मेजॉरिटी चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स में, क्योंकि हम अपना भला जो है उसी तरह से सोच सकते हैं। तो केंद्र सरकार में उसको मेजॉरिटी से परेशानी है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स में वो जहां पे वो खुद मेजॉरिटी में है वहां पर उसको मेजॉरिटी से परेशानी नहीं है, मेजॉरिटी रूल से परेशानी नहीं है। तो हिंदू भी समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि जिन्ना अस्थिर है, इनकंसिस्टेंट है, उसकी कोई प्रिंसिपल नहीं है, उसका कोई रूल नहीं है। तो दे कैनॉट लीड द एफर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी। तो सैद्धांतिक रूप से मेजॉरिटी रूल को अगर जिन्ना स्वीकार करते हैं तो उसे दोनों तरफ स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, केंद्र सरकार में तुम मेजॉरिटी में रहो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से तो हम जहाँ जहाँ मेजॉरिटी में है वहाँ वहाँ हमारी सीटें आनी ही हैं। तो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जिन्ना इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो है हिंदुओं ने भी ये जो सैद्धांतिक रूप से इस चीज़ को पूरी तरह से अपने समाज में लागू नहीं किया है। हिंदू हर तरह से
एक मोनोपोली बनाना चाहते हैं, व्यापार में भी वो आगे रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी भी सारी उनके पास चली जाए, वो सर्वसम्मति की इज्जत करते ही नहीं हैं। हिंदुओं ने जो मेजॉरिटी का जो ये रूल है सैद्धांतिक रूप से कि सर्वसम्मति होनी चाहिए, इसको कब का छोड़ा हुआ है? आप समझते हैं क्यों छोड़ा हुआ है? जाति की वजह से। जाति की वजह से हिंदू दूसरों की सर्वसम्मति का ख्याल नहीं रखते, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ध्यान नहीं रखते, वो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हिंदू ये कुर्बानी नहीं देते कि हम भी सर्वसम्मति का ध्यान रखेंगे, वो दुनिया में क्या मुंह दिखाएंगे? भारत की आज़ादी जब होगी तो वो क्या कहेंगे? ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है कि जो हिंदुओं का हित है वो ही पूरे देश का हित है, ये कामयाब नहीं होने वाला दुनिया में। फॉर द माइनॉरिटीज आर डूइंग नथिंग ऑफ दिस काइंड, दे आर prepared to accept freedom and dangers in which they are likely to be involved। जो भारत की माइनॉरिटी है, यहाँ पर माइनॉरिटी में जिक्र हो रहा है मुसलमानों का। मुसलमान अपने अपने को खतरे में डाल रहे हैं और ये जो है इस जिद की वजह से खुद को खतरे में डाल रहे हैं। दिस जेस्चर ऑफ द माइनॉरिटी इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ मैटर फॉर विच हिंदूज नीड नॉट बी ग्रेटफुल, इट मे वेल बी कॉन्ट्रास्टेड विद व्हाट हैपेंड इन आयरलैंड। तो अब ये ध्यान दिलाते हैं शेड्यूल कास्ट की तरफ कि शेड्यूल कास्ट फिर भी भारत के साथ रहना चाहती है, हिंदुओं के साथ रहना चाहती है, अलग मांग नहीं कर रही है, क्योंकि इस बात का हिंदुओं को एहसानमंद होना चाहिए। जैसे आयरलैंड में हुआ था, हम वैसे नहीं कह रहे। आयरलैंड वालों ने तो साफ तौर पर कह दिया था कि आप कोई भी संरक्षण का अधिकार दें, कोई भी बात करें, हमें यूनाइटेड किंगडम के अंदर रहना ही नहीं है। तो ये वाली बात हुई थी उस ज़माने में। अब तो आयरलैंड खैर यूनाइटेड किंगडम के साथ ही है, तो इस तरह की बात की गई थी, लेकिन हम इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस संदेश में ये भी कहा गया कि जिन्ना अड़े हुए हैं और उनकी जो अप्रोच है वो इनकंसिस्टेंट है। इस संदेश में हिंदुओं को ये भी कहा गया कि अपने आप को इतना पवित्र मत समझा करो और सर्वसम्मति की इज्जत किया करो, जैसे जज को जूरी की इज्जत करनी पड़ती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान है कि हर हाल में 1/3 वोटों से ही संविधान में संशोधन हो सकता है, और 1/3 वोट भी पड़ जाए तब भी मूलभूत भावना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन, अब इस कम्युनल डेडलॉक का कंक्लूजन आ गया है, जो कि 12वां चैप्टर है। कंक्लूजन ये देख लीजिए। तो ये मेरे कुछ प्रपोजल थे जो मेरे माइंड में सॉल्यूशन आया था कि सांप्रदायिक गतिरोध का कैसे मुकाबला किया जाए। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है इन्होंने मुझे बुलाया है और मैं इसमें अपने ये विचार अपने सामने रखे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने इन विचारों को प्रतिपादित करता हूँ, सत्यापित करता हूँ कि यही मेरे विचार हैं कि इस तरह से सांप्रदायिक गतिरोध का मुकाबला किया जा सकता है। भारत में इस सांप्रदायिक गतिरोध का मुकाबला करना कोई सरल कार्य नहीं है। जैसे कि इतिहासकारों ने कहा कि जर्मनी में कन्फेडरेशन होती थी 1867 में, और डिवाइनली ऑर्डेन्ड कन्फ्यूजन था। मतलब इतना कन्फ्यूजन था जर्मनी में, जर्मनी भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन जर्मनी के लोग किस तरह से धीरे धीरे उस कन्फ्यूजन से निकले, इकट्ठे हुए मन से, इकट्ठे हुए आपस में, और आज जो है उनका एक ही भाग्य है। मतलब जर्मनी के लोग अपने एक रूपता वाले भाग्य में विश्वास करते और इकट्ठे हुए। तो ऐसा नहीं है कि भारत इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल सकता। भारत के पास मौका है और भारत इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकता है। पहला मौका आया था 1927 में, जब लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि पहले अपना संविधान तो बनाकर दिखाओ, और हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, एक कमेटी बनाई और भारत का संविधान बना दिया। लेकिन हमारे उस संविधान को नेहरू का संविधान कह दिया गया और उसको दफना दिया गया, और इसमें जो है इस चीज़ को भी भारतीयों ने स्वीकार कर लिया बिना आत्मग्लानि के। मतलब हमारे संविधान को खारिज कर दिया और फिर भी हमने उसे स्वीकार कर लिया कि चलो ये इसे खारिज कर दिया गया है। दूसरा मौका भारतीयों को मिला था 1930 में, जब राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और तब भी हिंदुस्तानियों ने जो है अपना संविधान लिखा था और लिखकर दिया था। तीसरा मौका तब मिला था जब सप्रू कमेटी भारत में आई है, और सप्रू कमेटी का मौका भी जो है प्रस्ताव भी जो है मुंह के बल गिर पड़ा। मैं कहता हूं कि मैं बहुत अति उत्साहित तो नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा निराश होने वाले लोगों में से नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि भारत हर हाल में फेल होगा। मैं चाहता हूं कि भारतीय लोगों को भी इतना निराश
होने की ज़रूरत नहीं है, इतना कठोर होने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये नहीं समझना चाहिए कि सांप्रदायिक गतिरोध एक मरा कुत्ता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको जिंदा नहीं किया जा सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हम इस राजनीतिक कुत्ताखानी में यानी इस राजनीतिक लड़ाई में कुछ नहीं पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जितने भी हमने कोशिश की है, हम फेल ज़रूर हुए हैं, लेकिन उन फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने बार बार भारत का संविधान बनाने की कोशिश की। कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने विरोध किया और ये सांप्रदायिक गतिरोध सालों से चला आ रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि पीछे के जितने भी फेलियर्स हैं, ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमेशा ही फेल होंगे, ना ये सोचना चाहिए कि हिंदू और मुसलमानों में समझौता बिल्कुल नहीं हो सकता और ये एक मरा कुत्ता है जिसको जिंदा नहीं किया जा सकता, और ना ही कुत्ते की तरह से हमें राजनेताओं को आपस में लड़ना चाहिए। इससे हमारा नुकसान ही नुकसान होगा। मैं ये सच में चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक मुद्दा है, ये जो सांप्रदायिक मुद्दा है, इसे ठीक किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपना अप्रोच सही करने की ज़रूरत है। हमें दृढ़ता से विश्वास करना होगा कि जो है मेरा प्रस्ताव सही है और मैंने ये प्रस्ताव बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहकर नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भावुक होकर मैंने ये प्रस्ताव बनाया है, बहुत सोच समझ के मैंने अपने देशवासियों के लिए प्रस्ताव बनाया है। और जितने भी मेरे निंदक हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको देख लीजिए, इसकी इज्जत कीजिए। आप इसकी कुछ चीज़ों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस को सैद्धांतिक रूप से सोचा जाए, समझा जाए, और सिद्धांतिक रूप से अगर किसी बात का खंडन हो तो हो, लेकिन सीधा ही इसका खंडन नहीं कर देना चाहिए। तो देखिए, ये पुस्तक खत्म हो गई है, कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट। तो इसके अंदर आपको समझ में आया होगा कि बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ें थी, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज में कैसे कैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, वो बहुत टेक्निकल थी। लेकिन उसके अलावा मैंने इस पुस्तक को समझने की कोशिश की है। पुस्तक को समझकर आप तक प्रस्तुत करके मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में सांप्रदायिक गतिरोध खत्म हो और पाकिस्तान बनाने की मांग से जिन्ना पीछे हटे। लेकिन जिन्ना पीछे नहीं हटे। जिन्ना की जो पॉलिसी थी उसमें अस्थिरता थी, उसमें कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी, इनकंसिस्टेंसी थी। वो केंद्र सरकार में तो किसी भी हाल में चाहते नहीं थे कि मेजॉरिटी रूल हो, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी मांग कर रहे थे, और सेपरेट इलेक्टोरेट्स में जो है मेजॉरिटी तो मुस्लिम ही होने वाले थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़े रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पाकिस्तान मत बनाइए, हम आपके अधिकारों के संरक्षण का पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स में एक मुसलमान को 2 वोट्स का हक दे देंगे। और भी बहुत सारे बदलाव करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बनकर रहा। जिन्ना और मुस्लिम लीग का इसमें काफ़ी योगदान है, और ब्रिटेन का भी योगदान है, जो इन्होंने 1857 से ही हिंदू और मुसलमानों में फूट के बीज बोने शुरू कर दिए थे, ताकि वो अपना जो रूल है इस उपनिवेश को किसी तरह खो ना दें और लंबा कर सकें अपना शासन। और पूरी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, दबाव ऐसा आ गया था, पूरे भारत की कोशिश थी कि भारत को आज़ादी मिली। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी इस तरह की हो गई थी कि ब्रिटेन को भारत को आज़ाद करना पड़ा। भारत में भी नेवल म्यूटिनी हो गई थी, रेलवे में हड़ताल हो गई थी, कामगारों ने इंडस्ट्रीज में हड़ताल कर दी थी, किसानों ने आंदोलन कर दिया था। हर तरफ जो है अराजकता फैल गई थी कि हमें किसी भी हाल में जो है अंग्रेज़ों का रूल स्वीकार नहीं है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कोशिश की और ऐसा संविधान बनाया, और पूरी तरह से वो इस बात पर अड़े रहे कि भारत स्वायत्तता नहीं लेगा, डोमिनियन स्टेटस नहीं लेगा, वो पूरी तरह से संप्रभु राज्य बनेगा, सॉवरेनिटी लेगा, पूरी तरह से भारत एक उसमें पूरी तरह से आज़ाद होगा अंग्रेज़ों से। और जो डेडलॉक होगा, जो बीच में जब सरकार टूटेगी, तब भारत का जो सर्वे सर्वा होगा, जैसे ब्रिटेन की महारानी होती है, जब वहाँ की सरकार बदलती है तो भारत में राष्ट्रपति और राज्यसभा को उस समय माना जाएगा। इसलिए भारत में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए कितनी मेहनत की है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की जो फेडरेशन है, उसमें बुलाया तो इन्हें गया था शेड्यूल कास्ट के मुद्दे पे बोलने के लिए, लेकिन इन्होंने उस समय ज़रूरी पाया कि मुद्दा जो है संविधान का है, मुद्दा जो है देश का है,
ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत लोग प्रश्न करते हैं हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। मेरी सहायता आप वीडियोस शेयर करके कर सकते हैं। धन्यवाद।